हमारे जानकारों ने, ऋषि मुनियों ने लर्निंग के लिए ही पूरी मनुष्य जाति को 12 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने कहा 12 राशि। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या फिर एक साइकोलॉजिकल बात है? आपको आपके ग्रह योग में बाहर स्टडी करने के योग है या नहीं, उसके रिवर्स कैलकुलेशन में हमने देखा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट डिप्रेशन में होते हैं और 2500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। लैपटॉप को कौन सी दिशा में रखने से आपको पढ़ाई में फ़ायदा हो सकता है? जो वर्ल्ड के बिलियनर्स है वो कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी ईस्टर्न साइड में बिलियनर्स जा रहे हैं। सो इट्स ए साइन के पावर शिफ्ट हो रहा है। तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको क्या लग रहा है कि कौन सी फील्ड जो है हेल्थ केयर की जो बूमिंग होने वाली है? पूरा हेल्थ सेक्टर ही बूम होने वाला है। जो 200 ईयर्स में आगे बढ़ा, दैट इज इंजीनियरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, यस। वो अब डाउन जाएगा। आपको आज का पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ग्रह है जो आपको अब्रॉड एजुकेशन ले जा सकता है, कौन सी ऐसी राशि है जो आपको अब्रॉड एजुकेशन में हेल्प कर सकती है, आपको फ्यूचर प्रोग्राम सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। ऐसी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलने के लिए कि कौन से उपाय होते हैं, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी सही है कि नहीं है, अपने को वीज़ा फाइल के लिए एस्ट्रोलॉजर की हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, आने वाले 5 से 10 साल में कौन सी ऐसी फील्ड है जो बूम होने वाली है। ऐसी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमने आज बात की है एज अ पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारे स्टूडेंट के लिए जो इंडिया में भी पढ़ाई करना चाहते हैं एज वेल एज दे आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, बिकॉज उनको एक फ्री में एडवाइस मिल जाएगी कि कौन सी डायरेक्शन में आपको सोचना है। ये पॉडकास्ट पेरेंट्स के लिए है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर एज अ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी फील्ड सबसे आगे बढ़ने वाली है, जो अभी आप वो फील्ड के अंदर आपने आपके बच्चों को डाला या आपने पढ़ाई शुरू की तो डेफिनेटली वो 10 साल में बूम होने वाली है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट ला सकती है। और पहले पार्ट के अंदर हमने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की, बहुत सारे मोटिवेशन के बारे में बात की, बहुत सारे जो कोट थे आशीष जी ने बताया है। तो आई थिंक दिस, इफ़ आई कैन समराइज दिस पॉडकास्ट, इज़ द अमेजिंग पॉडकास्ट फॉर ऑल एज पीपल। जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द पॉडकास्ट आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फॉर रिगार्डिंग द एस्ट्रोलॉजी, रिगार्डिंग द अब्रॉड एजुकेशन, इवन द विच फील्ड्स आर गोइंग टू बी अ बूम एंड कौन सी कंट्री आने वाले 5 से 10 साल में अंदर आगे जाने वाली है। तो ये पॉडकास्ट आपको सबको देखना है और इसकी छोटी छोटी क्लिप्स हमने हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाल दी है, उनको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स रॉक एंड लेट्स हैव अ अमेजिंग पॉडकास्ट विथ हमारे गेस्ट जो आज है आशीष मेहता जी। इट्स अ वेरी रिनोड पर्सन इन इंडिया, स्पेसिफिकली ऑल्सो इन गुजरात, जो खुद एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही आगे एजुकेशन करके एक आगे के लेवल पे पहुँचे हुए हैं, जो खुद एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं और एस्ट्रो वास्तु जो उन्होंने आज बताया है वो अमेजिंग तरह से हमको सबको एक नॉलेज दिया है। तो आई थिंक आई लव टू वेलकम यू आशीष जी ऑन माई पॉडकास्ट। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखना बिकॉज बहुत मज़ा आने वाला है आपको। थैंक यू। तो आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर है एक अमेजिंग गेस्ट, जो आज हम एस्ट्रोलॉजी की बात करने वाले हैं और उनके साथ आध्यात्मिकता क्या होती है और बहुत सारी बातें जो स्टूडेंट के सेंट्रिक है कि स्टूडेंट को अब्रॉड जाने में कौन से ग्रह जो है वो उनको हेल्प करते हैं, स्कॉलरशिप में हेल्प करते हैं। JEE की एग्ज़ाम आती है, नीट आती है, बहुत सारी एग्ज़ाम आती है जहाँ पे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं और उनके बाद उनको कोई रास्ता नहीं मिलता और वो कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर है लाइक वेरी पूजनीय बोल सकते हैं, बिकॉज आई नो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, Mr. Ashish Mehta. Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure indeed. Yes. Before we start, yes. जैसे कि भारतीय सनातन परंपरा रही है कि जब भी कोई चीज़ आप स्टार्ट करो तो उससे पहले कोई शांति पाठ या गुरु स्तवन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, yes. तो आज यहाँ से जो भी निकले वो सब स्टूडेंट के लिए उपयोगी हो और पूरे समाज के लिए आने वाले समय में एक मार्गदर्शक बन के रहे, उसके लिए ट्राई करेंगे। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ प्रेयर। श्योर। परंपरा की ये प्रेयर है जिसमें बहुत सारे गुरुओं का नाम आएगा। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सवाल जो आपने पहले पूछा था उसका जवाब अब देता हूँ कि क्यों प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, क्यों प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए? किसी भी कर्म की शुरुआत क्यों करनी चाहिए। अब दो चीज़ें शास्त्र में कही गई, एक था दृष्ट और अदृष्ट। एक जो दिखता है, दूसरा जो नहीं दिखता। अब जैसे कि मान लीजिए हम बहुत सारे काम करके अभी यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी ऑफिस से आए, मैं भी कहीं पर ट्रैवल करके आया, राइट, और अभी हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सो आवर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी वाज अ डिफरेंट वन। ओके, और अब हमें डिफरेंसी को टैप करना है जिसमें हम रिसोर्सफुल हो जाए। ओके, इतने रिसोर्सफुल हो जाए ताकि हमारे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है वो बाहर निकल के आए। ओके, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को टैप करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी विच इज़ लेटेंट इन योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको टैप करने के लिए प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। अच्छा, ये है दृष्ट लाभ। राइट राइट राइट। दूसरा जो है उसको कहा जाता है अदृष्ट लाभ। ओके, अदृष्ट लाभ का मतलब ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका कोई फल भी मिलता है। तो जो हम शांति पाठ करते हैं या प्रेयर करते हैं उसको शास्त्रों में शुभ कर्म कहा गया। तो उससे पुण्य भी मिलता है। ओके, तो दूसरा जो लाभ है वह है पुण्य का लाभ। पुण्य का लाभ। पहला लाभ है मन की स्थिरता और सबकॉन्शियस लेटेंट फ्रीक्वेंसी को टैप करना, एंड द सेकंड वन टू गेन पुण्य। पुण्य, सो दो तरह का लाभ है। दो तरह का लाभ है। ओके, दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक मैं अपने स्कूल की बात रिलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज हम जब स्कूल में पहले जाते थे ना तो सबसे पहली प्रेयर होती थी। ट्रू। तो आई थिंक ये वही दिशा में अलाइन है कि यही फंडामेंटल है कि इनकी वजह से ही प्रेयर होती है। एब्सोल्युटली। ऑन द कॉन्ट्री, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट और मान लीजिए कि आपको आपकी पढ़ाई, किसी भी लेवल की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो एक बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही पावरफुल मंत्र जाप शास्त्र में दिया गया है। ओके, समटाइम्स इज हैपन यू नो कि जो चीज़ बहुत कॉमन होती है हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। हाँ, यस, सही बात है। बिकॉज इट बिकम्स सो ऑब्वियस, सो ऑब्वियस, एंड समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल थिंग्स आर सो ऑब्वियस, या दैट्स ट्रू, एंड दैट्स व्हाई वी इग्नोर इट। इग्नोर इट, राइट। तो शास्त्र में ये कहा गया है कि सबसे आसान मंत्र, यू नो, हमें ये लगता है कि सरस्वती इज अ देवी इन ए फिजिकल फॉर्म, ऐसा लगता है। लेकिन सरस्वती देवी, जैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो काम किया वो अमेजिंग काम किया। फॉर एग्जांपल आप देखो तो सरस्वती नदी, जहाँ पर ये पूरी वैदिक संस्कृति का विकास हुआ, ये कहा कि वो लुप्त हो गई। हाँ, वो लुप्त हो गई, राइट। लुप्त हो गई का मतलब क्या है? इट्स ए मेटाफोर। ओके, दैट सरस्वती विच वाज रिलेटेड टू सरस्वती देवी, वो दिखती नहीं है, बट इट वॉज अ मोस्ट अमेजिंग पावरफुल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो सरस्वती जो है वो हमारी विद्या की फ्रीक्वेंसी है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू टर्न ऑन योर लर्निंग फ्रीक्वेंसी, यू शुड रिसाइड अ वेरी सिंपल मंत्र जाप। और सिंपल मंत्र जाप जो दिया शास्त्र में वो था ओम एम सरस्वत्यै नमः। अब कितना छोटा है? एम सरस्वती नमः। परफेक्ट। ओके, तो इतना छोटा सा, इतना छोटा मंत्र। लेकिन आज कोई भी बच्चा ट्यूशन में जाता है तो ट्यूशन में भी आई थिंक ये चीज़ डालनी चाहिए कि कोई भी ट्यूशन के अंदर या कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर जब भी वो पढ़ाई की शुरुआत करे तो ऐसा कोई एक मंत्र या ऐसा कोई एक छोटी सी प्रार्थना डालनी चाहिए थी जिसकी वजह से बच्चे लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आए और जो आप ऑरा की बात कर रहे हो वो चेंज हो जाए। डेफिनेटली उनके बारे में आप क्या बोल सकते? नहीं, होनी ही चाहिए। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारी वैदिक परंपरा जो थी, गुरुकुल की जो परंपरा थी, या हमारी जो स्कूल्स हुआ करते थे पहले, उसमें पहला पार्टी ये प्रेयर का होता था। यस, एंड इट वाज जस्ट दैट कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी पहले थी, सी यू नो एज ए टीचर भी, जब अब हम टीचर हो गए, राइट, पहले हम स्टूडेंट थे। यस। तो अब जब हम सिखाते हैं किसी को तो हमें भी पता है कि मान लीजिए घर में कुछ हो गया, हाँ, या किसी आपके किसी स्टाफ के साथ आपकी अनबन हो गई, yes. या कोई ऐसा फोन आ गया yes. जिससे आप ऑलरेडी क्रोधित हो, yes. और अब आपको पढ़ाना है। राइट। तो मज़ा ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को, टीचर की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करने के लिए, क्योंकि संस्कृत में कहा गया यथा राजा तथा प्रजा, जैसा टीचर होगा वैसा ही स्टूडेंट होगा, राइट।
तो आपकी ही फ्रीक्वेंसी यदि सही नहीं है, राइट, आप ही सिर्फ जो रटाया है वो बोल रहे हो, राइट, तो उसका अर्थ ये हो गया कि स्टूडेंट को वो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। सही बात है। एक बड़ी आसान प्रेयर, जो प्रेयर अपने आप में ये कह रही है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो वो कहती है सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओके, अर्थात हे सरस्वती, मैं विद्या का प्रारंभ कर रहा हूँ, ओके, तू मुझे सक्सेस दे। राइट। तो आपने जो मंत्र बोला वो हमको लिख के मिल सकता है, बिकॉज हम पक्का, हमारे या यू कैन डिस्प्ले इट, आई कैन आई विल गिव, यस, तो हम डिस्प्ले में भी रखेंगे, बिकॉज हमारे पॉडकास्ट बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं और स्टूडेंट के ही लिए ही हमने ये पॉडकास्ट रखा है कि उनको किस तरह से हम बेटर गाइड कर पाए। एजुकेशन से तो हम कर ही पा रहे हैं कि फ्यूचर दिखा के कि दिस आर द कोर्सेज कमिंग, दिस इज़ द बेस्ट कंट्री, लेकिन एक आध्यात्मिकता और एक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से उनको नई दिशा कैसे मिले, दिस इज़ व्हाट हमारा उद्देश्य वही है। नहीं, इसीलिए दैट्स वाई वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग इनफ। यस। सो जब आपका मैसेज आया मुझे कि हमें पॉडकास्ट करना है, तो जब आपकी प्रोफाइल देखी, एंड दैट्स वाई आई आस्क यू कि मैं कहाँ फिट होता हूँ आपकी प्रोफाइल में, एंड देन यू टोल्ड मी कि हम इस तरह से इस एंगल से बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे, और सिर्फ क्यों अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, लेट्स से आज से 10 साल के बाद यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, किसी भी तरह की परीक्षा में, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी एक गाइडलाइन भी हो जाए। सो लेट्स पुट इट ऑन ए ब्रॉडर वे। हम ऐसे काम करते हैं, हम ऐसे बात करते हैं कि ताकि जो आपके विद्यार्थी हैं उनको तो लाभ हो ही, लेकिन ये जो देखेगा उसको भी लाभ होगा। यस, इतना ही नहीं, जो पेरेंट्स हैं जो अभी फोर्सफुली बता रहे हैं कि ये करो, वो करो, तो उनको भी समझ में आ जाए कि उनको क्या करना चाहिए। यस, क्योंकि श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है और पेरेंट्स को ज़्यादातर पता नहीं रहता है कि कौन सी डायरेक्शन में फॉलो करें, बिकॉज एज अ जनरेशन गैप भी बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में भी जो अंतर है वो डे बाई डे बढ़ रहा है। हम भी दिख रहे हैं, बिकॉज काउंसलिंग करते तब पता चल जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ होती है कि स्टूडेंट का एंगल कुछ अलग होता है और पेरेंट्स का एंगल कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स बच्चे को एब्रॉड भेजना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं और बच्चे के साथ उनका कुछ वाद विवाद होता है, तो वो टाइम के ऊपर एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र कैसे हेल्पफुल कर सकता है कि उनको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। सबसे पहले तो बात थोड़ा पीछे जाती है। यस, और सबसे पहले जो आपको समझना होगा वो ये समझना होगा कि वो जो बच्चा है वो कौन है, वो आपको समझना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। देयर वाज अ फेमस कोट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन दैट अ फिश इज अ लाइफ लॉन्ग फेल्योर इफ यू विश हर टू क्लाइंब ए ट्री। यस, यदि कोई मछली है तो वो पानी में तैरेगी, वो पेड़ पर क्यों चढ़े। यस, राइट। इन अ वेरी सेम वे, यदि कोई पक्षी है तो वो आकाश में विहरण करेगा। यस, वो क्यों जमीन पर रहेंगे। और यदि कोई मंकी है तो वो पेड़ पर कूदेगा। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आती है। आपको ये समझना होगा कि आपका जो बच्चा है या जो स्टूडेंट खुद है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। ओके, क्या वो वंचर है जो जंगल में रहेगा, या फिर वो ऐसा कोई पक्षी है जो आकाश में जाएगा, या वो मछली है जो पानी में जाएगी, या फिर वो मनुष्य है। तो हमारे ऋषि मुनि ने कहा, क्या किया, दैट दे क्लासीफाई द एंटायर ह्यूमन बीइंग इनटू 12 पार्ट्स। ओके, कि ये 12 पार्ट्स है। दैट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल अभी इस पृथ्वी पर आएंगे या आगे जाके आएंगे, जैसे आप भी अभी पढ़ाते हो, राइट, आप बात कर रहे थे, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं, हम भी देखते हैं, कभी कभार हम भी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पढ़ा लेते हैं, लाइफ लेसन थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं। तो हमने ये देखा है कि 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक होते हैं जो होते हैं विजुअल, जिनको देख के समझ में आता है। हाँ, देख के समझ में आता है। एक होते हैं ऑडिबल, जिनको सुन के समझ में आता है। और एक होते हैं काइनेस्थेटिक, जिनको सब चीज़ों को छू कर एक्सपीरियंस करके समझ में आता है, राइट। तो ये लर्निंग के लिए जो मॉडर्न साइंस था, उन्होंने 3 पार्ट किए। ओके, हमारे जानकारों ने, ऋषि मुनियों ने लर्निंग के लिए ही पूरी मनुष्य जाति को 12 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने कहा 12 राशि। ओके, राशि मीन्स नथिंग बट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ये बंदा क्या है,
ओके ये पक्षी है, ये पंछी है जो उड़ेगा, या फिर ये मछली है जो पानी में तैरेगी। राइट 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 की जो तो सबसे पहले तो एज ए पेरेंट आपको ये समझना चाहिए दैट आपका बच्चा कहाँ पर फॉल करता है। ओके सबको एक जगह पर ले जाना अर्थात ये तो बेवकूफ़ी हो गई। हाँ सही बात है। कोई क्रिकेट में अच्छा है तो कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में अच्छा है। यस इवन दो दे ऑल आर म्यूजिक में भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, आर्ट्स में भी बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं। नहीं, मैं तो आगे जाके बता रहा हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स यस, तो कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में अच्छा है, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई बैडमिंटन में अच्छा है, यस, कोई टेबल टीटी में अच्छा है, यस राइट। तो इन अ वेरी सेम वे आपने कह दिया स्पोर्ट्स में जाओ, लेकिन स्पोर्ट्स में कौन सी स्पोर्ट्स में? आपने कह दिया इंजीनियरिंग में जाओ, लेकिन कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड में? तो ज्योतिष शास्त्र ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की है। ओके भले ही वो शास्त्र सालों पहले रचा गया, लेकिन क्या क्या हो सकता है उन सब के ऊपर उन्होंने नॉट इन ए मेटाफोर फॉर्म, ये मेटाफोर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने ये इंटरप्रिटेशन कर लिया, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, इट्स इन ए संस्कृत लैंग्वेज, सो समटाइम्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन जब उसका आप भाषांतर करोगे, उसको थोड़ा बहुत डिकोड करोगे, तो समझ में आता है कि शास्त्र इसकी बात करता है। सो स्पेसिफिकली आई कैन टेल बाय लुकिंग एट द हॉरोस्कोप कि बच्चा इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच में जाएगा। अच्छा, इतना पावरफुल एस्ट्रोलॉजी दिखा सकती है। यस एब्सोल्युटली। ओके, मैं नहीं, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। ओके, तो ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या फिर एक साइकोलॉजिकल बात है? बिकॉज सारे लोगों को और स्टूडेंट को, बिकॉज अभी जेनजी की बात करें और नए जनरेशन की बात करें तो दे वांट एवरीथिंग इंस्टेंट, और वो हर एक जगह पे उनका कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं कि ये चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए। तो इट्स अ साइंस और इट्स अ साइकोलॉजी और इट्स अ मिथ। सबसे पहले उसके लिए भी एक एग्जांपल देना चाहिए। यही प्रश्न यस महाभारत में वेद व्यास जी को पूछा था युधिष्ठिर ने कि आदमी का जीवन कैसे चलता है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, यथा एक रथ्यस्य गतिर् न भवेत्, जैसे उस जमाने में रथ हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि एक पहिए से जैसे रथ की गति संभव नहीं है, आदमी को दो चीज़ें चाहिए। ओके, और उसका नाम उन्होंने दिया प्रारब्ध और पुरुषार्थ। यस, एफर्ट एंड लक। राइट। अब एफर्ट तो आप जितना कर रहे हो उतना कर ही रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट लक? यस, सो लक को रिप्रेजेंट करने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, इट कैन हैपन समटाइम्स योर एफर्ट्स आर सो ग्रेट कि लक सपोर्ट कर रहा हो या न कर रहा हो, काम हो जाएगा। इट कैन हैपन। यस, बट इफ यू नो हाउ टू ऑपरेट योर लक, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊँ कि आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ये दिन मत लो, इसके बाद इस वीक के बाद जो दिन आ रहा है वो ले लो। यस। अब एक दिन छोड़ने में इतना ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा अगर यदि आप एडवांस में चले हो तो। यदि आप एडवांस में नहीं चले हो तो ऑफकोर्स वो तो फिर रश में तो क्या ऑप्शन, जब आग लग गई तब मुहूर्त थोड़ी देखना है। सही बात है। लेकिन यदि आप एडवांस में चले हो तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ, बट यस इट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एन आउटकम। और ऐसा होता है? यस, पक्का होता है। बिकॉज रिसेंटली मैं बात करूँ तो हमारे ऐसे 15 से 20 बच्चे ऐसे थे कि जो स्पेसिफिकली मेरे को बोले थे मेरे को यही मुहूर्त के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यस। और वो बोलते हैं कि हमने किसी को पूछा है और हमारे किसी ज्योतिष शास्त्र को पूछा है और उन लोगों ने हमको गाइड किया है। और कभी हमने देखा भी है कि 2 दिन तक वो डिले कर लेते हैं कि सर नहीं, हमको 12 बजे 45 मिनट्स के ऊपर यही दिन पे ऊपर ही एप्लीकेशन लोड करनी है। तो हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस टाइम कि इतना सारा लोड है तो लेकिन स्पेसिफिक डिमांड है। लेकिन हमने देखा सही में कि आउटपुट तो आता है डेफिनेटली। तो हम उसको भी वैलिडेट करते हैं कि भाई राइट टाइम के ऊपर राइट दिन में आप एप्लीकेशन लगाओ तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इट्स एन अमेजिंग डेफिनेशन ऑफ लक गिवन बाय डेल कार्नेगी। ओके, व्हाट इज लक? तो उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी बाईपास एंड योर एफर्ट इंटरसेक्ट। ओके, अपॉर्चुनिटी बाईपास एंड एफर्ट इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड लक। यस, ये उनकी डेफिनेशन थी। लेकिन अब कौन सी अपॉर्चुनिटी कब बाईपास हो रही है वो कौन बताएगा? ओके, तो इट देन द ज्योतिष शास्त्र विल कम इन द पिक्चर। यू आर कि अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपके ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। तो लगा दो। आपको कोई ये बताएगा अभी आपका समय ऐसा चल रहा है कि आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाना है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल
फॉर योर लाइन ओनली, राइट, और आपके लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। यस यस यस, यदि मान लो किसी व्यक्ति का जन्म, मेरा और आपका जन्म इंडिया में ही हुआ, इंडिया में हुआ, right? यस यस, स्पेसिफिकली गुजरात में हुआ। गुजरात में, यस, तो मान लीजिए मैं और आप यदि स्टूडेंट होते और यदि कोई व्यक्ति पूछने जाए ज्योतिषी से कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो सबसे पहला प्रश्न तो वहीं से स्टार्ट होता है कि आपको आपके ग्रह योग में बाहर स्टडी करने के योग है या नहीं है। हाँ, यस, दैट्स आल्सो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि तो उसका मतलब ऐसा कि पढ़ाई अब्रॉड जाने से पहले ज्योतिष को कंसल्ट करें और एस्ट्रोलॉजी के बाद एक बार पूछे, क्यों ना उसके करें? बाद डिज़ाइन क्यों ना करें। इफ़ लेट्स से आप 100 एफर्ट्स करने के बाद, फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप डिसाइड करते हो कि मेरे लिए यूएसए नहीं था, यदि किसी से आपने पूछ लिया होता, राइट, तो अपना उतना टाइम कर्टेल हो जाता ना। सही बात है। नाउ यू कैन सोलेज योर सेल्फ कि माई ऑल एक्सपीरियंसेस आर नथिंग बट इट वॉज ए प्लान, यूनिवर्सल प्लान टू मेक मी हियर। मेक मी हियर, हाँ, आप ऐसे सॉलेज दे सकते हो अपने आप को। अच्छा, लेकिन पिक्चर का दूसरा पार्ट भी है ना। यदि किसी से पूछ ही लिया होता कि क्या मेरे लिए यूएसए बेनिफिशियल है, और यदि किसी ने ना बोल दिया होता और आपने मान लिया होता, तो आपके कई साल बच जाते। सही है। तो मैं इसमें सही बोलना चाहता हूँ कि आशीष भाई ने मेरे को 2007 में ना ही बोला था कि यूएस नहीं जाना है, देन अब्रॉड का कोई आपका योग नहीं है, यू विल नॉट स्टे फॉर लॉन्गर इन एनी कंट्री। और फिर उसने उस टाइम मैंने बोला था कि ठीक है, देखते क्या होता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ट्रू। मैं यूएस गया था, यूएस के बाद मेरा 2011 और आई थिंक 2012 में मैं वापस आ गया। और आई थिंक उस टाइम मैंने भी रिमेंबर किया था कि आशीष भाई ने ये बहुत साल पहले बोला था कि भाई तेरा योग है लेकिन तू स्टे नहीं कर पाएगा, कि तू जाएगा लेकिन कोई भी कंट्री में तू स्टे नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट और पेरेंट्स ये देख रहे हैं ना, तो आई थिंक आपको, आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन आपको एक बार एडवाइस तो डेफिनेटली लेनी चाहिए, बिकॉज आपका जो एफर्ट है, जैसे आपने बताया, वो राइट डायरेक्शन में हो। थोड़ा ऐड करना चाहूँगा उसमें। Yes. फॉर एग्जाम्पल, एब्रॉड स्टडी करना आपके बहुत सारे पैसे लगते हैं, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, और सबसे बड़ा रिसोर्सेज तो आपका है समय। yes. आपके कई साल चले जाते हैं। जिग ज़ैगलर का बड़ा प्यारा कोट है, इससे बड़ी स्टूपिड कोई चीज़ नहीं हो सकती, दैट यू पुट अ लेडर ऑन ए वॉल जस्ट टू फाइंड आउट दैट इट वाज ए रॉन्ग फ्लोर, यस, राइट। तो आपने कोई एफर्ट लगा दिया, एफर्ट लगाने के बाद पता चला कि मेरी तो ये था ही नहीं, यस, तो समय तो चला गया। yes. तो सबसे पहला काम किसी भी व्यक्ति को, वेदर यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट, यू नो समटाइम्स लोग ये बोलते हैं भी है कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ओके, वेदर यू बिलीव इन फायर और नॉट, यदि आपका हाथ फायर को लग गया, फायर विल बर्न यू, यस। it is independent of your belief system. Yes. Gravity is independent of your belief system. सही बात है। अब मानो या ना मानो, उससे फर्क क्या पड़ता है? yes. इन अ वेरी सेम वे प्लैनेट्स तो दिखते हैं ना, हाँ, आकाश में दिखते ही है। yes. तो जब ज्योतिष शास्त्र की व्याख्या दी गई, तभी शास्त्र में ये कहा गया अप्रत्यक्षाणि अन्य शास्त्राणि, बाकी के सभी शास्त्र है वो दिखते नहीं है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम यत्र चंद्राक साक्षिणो। ओके, ज्योतिष शास्त्र, यदि कोई मान ले कि आज अमावस्या है, कोई ये बोल दे, राइट, तो आप यू कैन वेरीफाई लुकिंग एट द स्काई वेदर मून इज देयर और नॉट। यदि मून दिख रहा है तो आप बोलो क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मून तो दिख रहा है, अमावस्या नहीं है। यदि कोई बोले आज पूर्णिमा है, तो यू कैन वेरीफाई। सो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द स्काई कि ये जो बता रहा है वो सही है गलत है। सो ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है और आपकी बिलीफ सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। आप मानो या मानो ना मानो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शास्त्र है तो है, यस। तो ये सबको आपको जाने से पहले ही पूछना चाहिए। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरा भी इवोल्यूशन होता है जैसे एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो यू इवॉल्व। नहीं, चीज़ें वही होती है, श्लोक तो यही थे, लेकिन पहले समझ में नहीं आए थे, अब समझ में आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग कभी कभार ये लगता है कि आपके लिए काम में आए, किसी ज्योतिषी के लिए काम आए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी, हमारा जन्म हुआ इंडिया में, यस, स्पेसिफिकली गुजरात में। अब यदि किसी की कुंडली में सूर्य पावरफुल है, गुरु पावरफुल है और शुक्र पावरफुल है,
देन देर आर चांसेस कि वो इंडियन कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न साइड में जाएगा। तो वो मलेशिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा पढ़ाई के लिए, वो न्यूजीलैंड जाएगा पढ़ाई के लिए, सिंगापुर जाएगा। ओके, नाउ इफ इन योर कुंडली, इंडिविजुअल्स कुंडली, इफ शनि, राहु एंड चंद्र इज पावरफुल, देन देर आर चांसेस कि वह व्यक्ति वेस्टर्न कंट्री में जाएगा। वेस्टर्न कंट्री में जाएगा, ओके। अब फॉर एग्जांपल हम सब ने वेस्टर्न कंट्री को पकड़ लिया, हाँ, सबने वेस्टर्न कंट्री को राइट, ये गलती थी। अब इसका परिणाम कब मिला वो देखो आप। 2020 में शनि महाराज मकर राशि में आए, और जैसे ही वो मकर राशि में आए, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने के उन सबको दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। हाँ, यस, आई एग्री विद यू। शनि की 2 राशि होती है, मकर और कुंभ। ओके। तो मकर राशि में वह 23 तक रहे, और 25 मार्च तक, 1 अप्रैल तक, मतलब 29 मार्च तक, ओके, शनि रहे कुंभ राशि में। यस। जैसे ही वो अपनी राशि में गए, आप देखो वेस्टर्न साइड के जितने भी स्टूडेंट थे उन सबको दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। दैट्स ट्रू, सही बात है, यस। ईस्टर्न साइड वालों को दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ईस्टर्न साइड वाले तो कभी कनाडा इज इन ग्रेट ट्रबल। हाँ, कनाडा इज, यूके इज इन ग्रेट ट्रबल। यस, इवन यूएसए तो क्वेश्चन मार्क ही है कि H1 मिलने के बाद ये लॉन्ग टाइम मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं, PR मिलेगा नहीं, वो तो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये सब इसी समय में क्यों हुआ? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी कुंडली को देख के आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए उसका अभ्यास करके फिर उस समय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ओके, वो देख के फिर काम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वीज़ा एक्सेप्टेंस कॉल के लिए, वीज़ा की डेट के लिए भी ये सब देखना चाहिए कि फाइल कब पुटअप करे। अच्छा, वो भी एफर्ट तो सभी है, एफर्ट तो सभी है, यस। आपके एफर्ट, आपकी बैक ऑफिस में जो आप एफर्ट कर रहे हो वो तो सबके लिए समान ही है। तो जाता क्या है समय को मानने में, राइट, मान लेते हैं, सही बात है। इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, हाँ, मींस आप बिलीव करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, नहीं फिर भी करो। तो आई थिंक ये सही बात है। सो अगेन देयर वाज अ ब्यूटीफुल कोट ऑफ स्वेट मॉडर्न दैट you don't have to believe that fruit is delicious in order to enjoy it. What you have to do? Taste it. Yes. Then decide. Yeah, in a very same way, taste the shastra. Then decide. Yeah. आपने खुद टेस्ट किया हुआ है, so you know it. Yeah, I have tasted very well. तो I think जो भी स्टूडेंट और पेरेंट्स जो कोई भी दुविधा में है या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो हम कमेंट के अंदर आशीष जी का ऑफिस का इंफॉर्मेशन दे देंगे, ऑफिस का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे देंगे। किसी को भी कॉन्टैक्ट करना है तो दे माइट रीच आउट टू यू फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड। अभी नीट और JEE की एग्ज़ाम रिसेंटली ख़त्म हो रही है और हमने पास्ट में ऐसे डेटा देखे हैं कि 15 लाख से भी ज़्यादा लोग नीट देते हैं। उसके रिवर्स कैलकुलेशन में हमने देखा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट डिप्रेशन में होते हैं और 2500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन। उनका अच्छा रिजल्ट नहीं निकला है तो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र इसमें कैसे हेल्पफुल होंगे? नहीं, सबसे पहले तो आपको फेलियर, चलो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ बिफोर आई गो टू एस्ट्रोलॉजी। साइमन सिनेक का एक ऑथर है जिनकी बुक है स्टार्ट विथ वाई, राइट। सो उसमें ही गिव एन अमेजिंग स्टैटिस्टिक कि आईवी लीग में पढ़ने वाले, आईवी लीग मतलब जहाँ अभी हमारे IIT जैसे लोग जाते हैं, सो IIT वाले हो गए, आईवी लीग वाले हो गए, ऑक्सफोर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, इन सब में पढ़ने वाले 1960 से लेकर 2010 या 12 तक का डेटा है उसमें। एंड देन ही सडनली रियलाइज कि उनमें से सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल है। एंड देन ही सडनली उन्होंने फिर रिवर्स कैलकुलेशन किया, उन्होंने पूरी रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व हम देते हैं व्हाट को, हमें क्या करना है, यस। फिर हम इम्पोर्टेंस देते हैं हाउ को, कैसे करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है व्हाई यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें वो क्यों करना है जो तुम्हें करना है। यदि आप पक्षी हो तो आपको पानी में तैरना क्यों है? तो यदि आपकी कुंडली ऐसी है कि जिसमें आपको उड़ना ही उड़ना है तो फिर क्या टेंशन लेना है? सभी लोग JEE पास करने वाले IIT में नहीं जाने वाले, हाँ सही बात है, राइट। नीट करके सभी नीट करने वाले मेडिसिन में भी नहीं जाने वाले, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये तो देखो कि आप मेडिसिन के लिए फिट हो या नहीं हो। ओके, क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाई यू वांट टू डू दिस,
राइट और वाई के लिए आप बोल सकते हो इट्स माई पैशन. अब इवन आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट क्रिकेटर, राइट, लेकिन क्या मैं बन पाऊंगा? उससे भी उल्टा प्रश्न. समटाइम्स यू नो मेरे कंसल्टेशन में मैंने ये देखा है कि देर आर कपल ऑफ तेंदुलकर्स जो तबला बजा रहे हैं. हाँ पॉसिबल, यस, इट्स अ स्पोर्ट्स, वो भी राइट. अब वो बोल रहा है कि मैं एक्सेल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं तो तेंदुलकर हूँ, लेकिन तेंदुलकर को हाथ में बल्ला पकड़ना है. बल्ला पकड़ना है, यू हैव टू होल्ड ए बैट ऑन इन योर इन हैंड्स. योर हैंड्स, तबला नहीं बजाना. तबला नहीं बजाना है. राइट राइट राइट. तो सबसे पहले ये तो जानो कि आप कौन हो. ओके. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो हु यू आर, चाहे कुछ भी मिल जाए, सब आपको खाली करेगा, भर नहीं सकता. ओके. सो इट इज़ बेटर टू बिकम अ वर्स engineer from the great IIT than to become a टफरी वाला टफरी वाला, यस, and to surpass him. सरपास हिम, यस यस, क्योंकि आपकी कुंडली में ये है कि आपको ये बनना है. ये बनना है. राइट राइट. तो इट्स ऑल स्टार्ट विथ who you are, then why you want to do it. यस, उसके बाद what और how की बात करते हैं. सही बात. अब मान लीजिए कि अब मैं क्वेश्चन पर वापस आता हूँ. यस यस मान लीजिए कि आपको इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग यस, एडमिशन लेना ही है. हाँ. IIT इज योर पैशन और आपके भाग्य में भी है. ओके. देन देयर आर कपल ऑफ यू नो टिप्स. नहीं, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि आईआईटी भाग्य में है, और दूसरी चीज़ पहलू वो भी है कि वो अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा. हाँ, वो भी हो सकता है. हो सकता है. यस यस. आप 3 इडियट ही देख लो. हाँ. उसमें रेंचो का पात्र देख लो. यस. उसने अभी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था राजकुमार हिरानी जी का, पॉडकास्ट था उनका. तो उन्होंने पीके के बारे में ये बोला कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया. तो उन्होंने बोला कि उनके ही 2 मित्र थे, दोनों को फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए था. एक को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला. अब जिसको मिल गया उसको कुछ फैमिली रीजंस आ गए तो वो नहीं गया. तो जिसको जाना था वह उसका नाम लेकर वहाँ पर पहुँच गया. अच्छा. ओके. जब डिग्री लेने की बात आई तो उन्होंने बोला कि वी कांट गिव यू डिग्री. यस. तो उसने कहा डिग्री किसको चाहिए थी, मुझे तो पढ़ना था. राइट राइट राइट. तो मैंने पढ़ाई कर ली. तो इन वेरी सेम वे हो सकता है कि कोई पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन पूरी करने के बाद अच्छा इंजीनियर ना हो. यस, सही बात है. Right? ओके, दैट्स आल्सो वन पॉसिबिलिटी. इट इज पॉसिबल. ओके. सी बड़े आप अमीश त्रिपाठी को देख लो, ही इज फ्रॉम IIM. यस. आप चेतन भगत को देख लो, ही इज फ्रॉम IIM. इवन आई एम फ्रॉम सेप्ट. यस. राइट. या. और अभी मैं आपके साथ ज्योतिष की बातें कर रहा हूँ. यस. सो मुझे पता ही था कि आई वुड लाइक टू गो फॉर इंजीनियरिंग एंड देन आई वुड टू कंबाइन विथ माई M.Tech एंड एवरीथिंग, क्योंकि अल्टीमेटली माई जॉब इज़ टू ब्रिंग अ कोरिलेशन बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु. राइट. एंड ऑफकोर्स मेरी इंजीनियरिंग नॉलेज मेरे लिए डेफिनेटली उसमें हेल्प कर दी. लेकिन ये फ्रॉम इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट यदि आप मुझे देखो, राइट, तो आई एम ए पैथेटिक इंजीनियर. ओके. मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में कर नहीं रहा. सेक ऑफ डिग्री. राइट. तो इन अ वेरी सेम वे कुंडली में योग हो सकता है. यस. तो पहले वही देखना चाहिए. राइट. तो बात करते हैं कि लैपटॉप की दिशा के बारे में. वो बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन था मेरा कि लैपटॉप को कौन सी दिशा में रखने से आपको पढ़ाई में फ़ायदा हो सकता है. डेफिनेटली, व्हाई नॉट. वेल, शास्त्र में ये कहा गया कि नॉट ओनली लैपटॉप, अभी पढ़ाई हम लैपटॉप से कर रहे हैं. दैट्स वाई उसको ब्रॉडर सेंस में करते हैं कि पढ़ाई के दौरान कौन सी डायरेक्शन को फेस करना चाहिए. यस, कौन सी डायरेक्शन को फेस करना चाहिए. तो विश्वकर्मा प्रकाश ने ये कहा, पूर्वे ज्ञान लाभ. अर्थात फर्स्ट डायरेक्शन जो कही गई वो कहा गया है ईस्ट फेसिंग आपको बैठना चाहिए. यदि वो पॉसिबल नहीं है तो फिर शास्त्र ने कहा कि आप नॉर्थ को फेस कर सकते हो. सो नॉर्थ और ईस्ट, दिस आर द बेस्ट डायरेक्शंस. अब मान लीजिए यदि ये करने के लिए आपको उस तरह की अरेंजमेंट करनी पड़ रही है कि आपकी बैक के पीछे दरवाजा आएगा, देन यू कैन फेस वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो, बट नेवर फेस साउथ डायरेक्शन. सो साउथ को वर्जित दिया गया, क्योंकि ये देखा गया है स्टैटिस्टिकली भी, और बहुत सारे लोगों ने, आपको जान के आश्चर्य होगा दैट इसके ऊपर पूरे का पूरा डेटा रखा हुआ है दैट व्हेन यू लुक एट द साउथ डायरेक्शन एग्रेशन बढ़ता है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एवरीथिंग. जब भी आप साउथ को देखोगे और लंबे समय तक यदि आप साउथ की तरफ देखोगे तो आपके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा. अच्छा, ओके, फाइन. तो कोई भी स्टूडेंट है जो एब्रॉड जाने के लिए, जिन भी बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको
एज ए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बोला कि अभी वेस्ट में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो लाइफ टाइम तो चलने वाला नहीं है, तो उनकी वजह से उनको डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वह सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में विदेश में जाने का योग है या नहीं है, वो देखना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में विदेश पढ़ाई के योग है, तो फिर दूसरा प्रश्न आता है कि आपको कौन सी दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए। राइट। सबके लिए वेस्ट डायरेक्शन नहीं है। और मतलब ईस्ट और वेस्ट आप कैसे देखोगे? आपके जन्मस्थान से। ओके। अब यदि कोई ब्रिटेन में पैदा हुआ है तो उसके लिए भारत ईस्ट हो जाएगा, राइट। तो इंडिया के लिए यूके वेस्ट हो जाएगा। यस। तो आप अपनी कुंडली को देखें, ग्रहों को देखें, और दूसरा कौन सा समय आपके लिए बेस्ट रहेगा वो देखने के लिए भी शास्त्रों में टेक्निक दी गई है, जिसको कहा गया है ग्रहों की महादशा, या फिर ग्रहों की ट्रांजिट। जैसे इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट टू टेल, लेकिन फिर भी आई कैन टेक द रिस्क। मान लीजिए यदि किसी की राशि अभी वृषभ है, या कन्या है, या मकर है, क्योंकि अभी गुरु वृषभ राशि में चल रहा है। सो हमने भी देखा है, मेरी लिमिटेड रिसर्च में और मेरी लिमिटेड कंसल्टेशन में मैंने देखा है कि वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वालों का अभी विदेश में पढ़ाई करने के योग ज़्यादा प्रबल चल रहा है। इन ए वेरी सेम वे ग्रहों की ट्रांजिट के आधार पर कौन सी राशि के लिए ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ये देखा जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नो। और वो फाइन। तो अभी मैंने आपका बहुत सारा कंटेंट देखा, और रिसेंटली जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ शनि ने मीन राशि में कुछ प्रवेश किया है और उनकी वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस होने वाला है इन द मे बी इन द वेस्ट साइड और समवेयर एल्स। तो उनके बारे में व्हाट इज़ द ट्रूथ, और वो स्टूडेंट को कैसे इम्पेक्ट कर सकता है? नहीं, सबसे पहले तो कोई भी जियो पॉलिटिकल चेंजेस होगा वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट वनरेबल। मोस्ट वनरेबल पीपल। अपना जो देश था वहाँ से पैसा छोड़ के, अपनी पूरी कैरियर को छोड़ के वो वहाँ गए हैं, और वहाँ पूरी अनसर्टेनिटी है। तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट जियो पॉलिटिकल चेंजेस की स्टूडेंट के ऊपर आती है और टूरिस्ट के ऊपर आती है। यस। टूरिस्ट के पास ऑप्शन है। यस, दे कैन गो बैक। यस। लेकिन एक स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि भैया बीच में पढ़ाई कैसे छोड़े। यस। तो उनके लिए ज़्यादा ट्रिकी मामला हो जाता है। तो ऑफकोर्स ये जो शनि जब मीन राशि में जाएगा, तो हिस्टोरिकल भी ये देखा गया है कि जब वो शनि में गया है तब जो बड़े बड़े सुनामी आना, या फिर एक तरह से जलवायु परिवर्तन होना, क्लाइमेट चेंजेस होना, या फिर उस तरह की पॉलिसीज चेंज हो जाना कि जिसके कारण पहले जो उनको मान लीजिए जब एडमिशन लिया था तब एक्स अमाउंट था, हाफ पहुंच गए और वो 2x हो गया या 3x हो गया। तो उस तरह की परिस्थितियां होने की संभावना है। अब ये जो होने की संभावना जिस दिशा में ज़्यादा है, क्योंकि शनि मीन में गया है, तो ऑफकोर्स यदि हम भारत में हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा संभावना है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम ले ले तो यूएसए आ गया, यूके भी आ गया, कनाडा आ गया, वो सब हमसे ऊपर है। रशिया आ गया, चाइना आ गया। सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी संभावना कम है। तो वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और मैं मेरी ये इस तरह ये बता सकता हूँ कि ये मेरा उतना स्टडी भी नहीं है। लेकिन यदि कोई आज के दिन जाना चाहे कि स्टडीज़ के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो लुकिंग टू द सिनारियो, जिस तरह की ग्रहों की परिस्थितियाँ अभी शनि महाराज की है, या आगे जाके गुरु जो अतिचारी होने वाला है, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग मूड में रहेगा गुरु 2025 से लेके 2033 तक। और जो शनि की जो परिस्थिति है वो रहने वाली है 2025 से लेकर 2028 तक। तो यदि आज मुझे किसी अपने को, और आप सब भी मेरे अपने ही हो, तो यदि मुझे कोई एडवाइस देनी हो तो मैं पक्का देना चाहूँगा विथ माई ऑल लिमिटेड रिसर्च एंड एवरीथिंग कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया, यदि आप ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया गए, दैट मीन्स सिंगापुर गए या ऑस्ट्रेलिया गए या न्यूजीलैंड गए, तो आपको जो आपने सोचा था अपनी पढ़ाई के लिए उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, उसमें आपको सिग्निफिकेंस भी मिलेगा, एंड अल्टीमेटली
पढ़ाई के बाद यदि आप पीआर का सोच रहे हो या फिर वहाँ से पैसा जनरेट करने का सोच रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। राइट आई थिंक तो ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इफ़ यू प्लान फॉर योर अब्रॉड स्टडी, आई थिंक थोड़े बहुत डेटा पे ऊपर रिसर्च करके यू कैन टेक द डिसीजन, यू कैन टेक द बेस्ट डिसीजन, आई कैन से अबाउट इट। डेफिनेटली। ओके, अभी जब कॉमन क्वेश्चन वही रहता है कि हमारे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर यही दिन यही मुहूर्त के अंदर मेरे को आपके वहाँ एनरोल करना है, तो ऐसा कोई कॉमन एक लेमन को कौन से दिन पे अच्छी चीज़ करनी चाहिए, मीन्स कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करनी चाहिए एज ए एग्जांपल, कि कोई भी स्टूडेंट है या पेरेंट्स है जिसको ज्योतिष में इंटरेस्ट है कि नहीं है, डजेंट मैटर, बट कोई ऐसा दिन बता दीजिए वहाँ पे वो दिन पे वो एप्लीकेशन करने से उनके थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, एज ए एग्जांपल। वेल वो दिन स्पेसिफिकली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि मैं गुरुवार का दिन कहूँ और गुरुवार के दिन अमावस्या हो। ओके राइट, यस, तो फिर गुरुवार का दिन खराब हो गया। ओके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब लाइफ इतनी आसान हो गई है कि हम सबके मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं। यस, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप डाउनलोड कर दीजिए और जब आप ये करना चाह रहे हो वो पर्टिकुलर दिन कैसा है वो आप देख लीजिए। उससे भी इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि इन एवरी डे, मतलब आप ऐप भी डाउनलोड मत करो, यू कैन ऑलवेज राइट इन योर सर्च इंजिन के आज के दिन का बेस्ट मुहूर्त कौन सा है। ओके, और आपको वो मिल जाएगा। यू डोंट नीड एन एस्ट्रोलॉजर फॉर दैट। ओके, वो इतना आसान हो गया है। ओके, सो यू जस्ट गो टू एनी सर्च इंजिन, राइट डाउन दैट के फला दिन मुझे एप्लीकेशन करनी है या एनरोल करना है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। ओके, और वो हो जाएगा। अब यदि स्पेसिफिक प्रश्न पूछना हो कि मेरे लिए कौन सा सही टाइम है, तो फिर उसके लिए आपको किसी भी विद्वान ज्योतिषी को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन समय को जानने के लिए या कौन सा दिन अच्छा है और उस जो दिन अच्छा दिया गया है उसमें कौन सा समय लेना है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लो। इट्स वेरी इजी एंड इट्स फ्री ऑल्सो। या इट्स फ्री ऑल्सो। तो नहीं, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करते हैं उनसे रेफरेंस ले सकते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स, बिकॉज ये नाउ डेज इफ़ यू फाइंड के इंफॉर्मेशन इस ऐप में गलत आ रही है, सो यू कैन वेरीफाई 2 to 3 ऐप, और सभी में वही चीज़ यदि कॉमन आ रही है दैट मीन्स कि वो सही है। ओके, उससे भी आसान तरीका बताता हूँ ज्योतिष शास्त्र में। ओके, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके लिए कोई दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्रहों ने यह कह दिया कि आपके लिए वो दिन शुभ नहीं है। हाँ, या मान लीजिए वीज़ा की कोई डेट आ गई। हाँ, यस, और वो दिन आपके लिए शुभ नहीं है ऐसा लोगों ने बता दिया, फिर भी आपको जाना तो जाना ही है, अपॉइंटमेंट तो कैंसिल तो नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए उसके लिए ज्योतिष शास्त्र ने ही सॉल्यूशन भी दिया है, एक सिंपल टेक्निक दी है, बहुत ही सिंपल टेक्निक, ओके, और कोई भी यूज़ कर सकता है। राइट। वो टेक्निक ये है कि आपके लिए जो दिन महत्वपूर्ण हो उस दिन सुबह जब आप उठो तब बिफोर यू पुट डाउन योर लेग, फ्लोर के ऊपर आप अपना पैर रखो, उससे पूर्व आप ये ऑब्जर्व करो कि आप सांस कौन सी नॉस्ट्रिल से ले रहे हो। ओके, आप लेफ्ट से सांस ले रहे हो या राइट से सांस ले रहे हो, ओके, ये ऑब्जर्व करो। और जिस नॉस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हो वो पैर पहले रखो। ओके। तो शास्त्र ने ये कहा है कि इतनी सिंपल टेक्निक करने से भी उस दिन ग्रह आपको साथ देंगे। साथ दे सकते हैं। वाह, तो ये तो अमेजिंग टिप्स हो गई फॉर ऑल द स्टूडेंट्स की जो आप वीज़ा के लिए प्लानिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोगों की डेट अभी खुल गई है यूएस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा की। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। आप ये टेक्निक करके खुद को एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसमें एक्सपेरिमेंट करने में कुछ बुरा तो होने वाला नहीं है। True. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस यू आर गेटिंग फ्रॉम द टॉप नॉच एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि कौन सा ग्रह पावरफुल होना चाहिए एब्रॉड एजुकेशन के लिए? थोड़ा ट्विस्ट करूँगा क्वेश्चन। यस, कौन सा ग्रह पावरफुल होना चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लिशे हो जाएगा। ओके। प्रश्न ये होना चाहिए कि किस तरह के ग्रह योग होने चाहिए। ओके, किस तरह के ग्रह योग कुंडली में होने चाहिए। यस। तो ऐसा कहा गया शास्त्र में कि यदि, और नाउ इट इज़ वेरी टेक्निकल आंसर, फिर भी यदि आप चाहो तो अपनी कुंडली में आप चेक कर पाओगे। इट्स अ वेरी टेक्निकल आंसर। यदि आपकी कुंडली में आपका एसेंडेंट लॉर्ड, दैट मीन्स लग्नेश, लग्न का मालिक, यदि चर राशि में है तो आपको विदेश पढ़ाई करने की संभावना ज़्यादा है। उसमें भी यदि आपके 5th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरह से 9th हाउस में या 5th हाउस में या लग्न में बैठा हुआ है तो आपकी प्रदेश जाने की संभावना ज़्यादा है। ओके। फिर भी आपको जान के आश्चर्य होगा, देयर आर
101 कॉम्बिनेशन ओके फॉर द फॉरेन स्टडी। फॉर द फॉरेन स्टडी, यस यस। तो ये बता पाना कि कौन सा ग्रह काम करेगा उससे बेटर है कि हाँ हर एक इंडिविजुअल कुंडली के लिए अलग अलग रहेगा। राइट राइट राइट। तो ये एक अलग ही साइंस हो गया। तो उसके लिए इन डेप्थ स्टूडेंट को और पेरेंट्स को भी खुद से समझना पड़ेगा, और आई थिंक वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। पूरा एक अध्याय दिया गया है ओके, जिसमें 100 से ज़्यादा श्लोक हैं ग्रंथों में ओके के विदेश गमन करके पूरा चैप्टर दिया गया है। अच्छा, तो ये कौन सा ग्रंथ होता है कि जिसमें ये सारी चीज़ छुपी होती है? नहीं, बहुत सारे ग्रंथ है। बृहद पराशर होरा शास्त्र, जातक परिजात, सारावली, अच्छा, या बहुत सारे ग्रंथ है। ओके, तो ये देवज्ञ परिणाम, बहुत सारे ग्रंथ तो है। ये ग्रंथ इजीली अवेलेबल होते हैं? एब्सोल्युटली, Is सभी easily ग्रंथ available? इजीली अवेलेबल। ओके ओके। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एस्ट्रोलॉजी में जिनको फ्यूचर बनाना है और जिसको भी फ्यूचर के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर होना है आपकी तरह और सक्सेसफुल और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक अच्छे ज्योतिषी के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, यस, उसके लिए वराहमिहिर ने बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है। ओके, 10-15 चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें बताऊँ। राइट। सबसे पहले तो एक अच्छे ज्योतिषी का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप मुझसे पूछने आओगे तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ें मायने नहीं रखती। मेरे अंदर भी कुछ होगा, मेरा गट भी कोई रिस्पांस देगा, मेरा मन भी कोई रिस्पांस देगा। राइट। तो जब मेरा मन मुझे रिस्पांस दे रहा है, यदि मेरा मन ही मैला है, इट्स लाइक ए मिरर जिसके अंदर मुझे रिफ्लेक्ट करना है अपने आप को, लेकिन मिरर ही गलत है, तो मैं अपने आप को सही तरह से नहीं देख पाऊंगा। तो पहला गुण होना चाहिए एक अच्छे ज्योतिष शास्त्र में, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी दी गई वो दिया गया है शास्त्र की भाषा को समझने के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता और अंतःकरण की शुद्धता, शार्प इंटेलिजेंस एंड प्योर माइंड। राइट, दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके। यदि आपकी शार्प इंटेलिजेंस होगी तो आप शास्त्रों को समझ पाओगे, यस, क्योंकि पूरा लॉजिकल शास्त्र है। लॉजिकल शास्त्र, यस। और यदि आपका मन साफ रहा तो वह शास्त्र आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। राइट राइट राइट। ये दोनों होना चाहिए। मीन्स आपने जो ज्ञान लिया है वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। यस यस। तो मीन्स एस्ट्रोलॉजी मीन्स इनके कोई भी स्टूडेंट और कोई भी बच्चे को एस्ट्रोलॉजी में आगे डिग्री करनी है तो ऐसी कोई डिग्री है कि जो करने के बाद वो ये प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारी डिग्रीज है, बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है। ओके। फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके, BHU में कोर्स चल रहा है 7 साल का। अच्छा, 5 साल का ज्योतिष का वास्तुशास्त्र का भी कोर्स चल रहा है। ओके, यस यस। तो ऐसे बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जी जहाँ पे जाके आप एस्ट्रोलॉजी वास्तुशास्त्र के डिग्री कोर्स भी कर सकते हो? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो करने के बाद उनका फ्यूचर कैसे होता है? मीन्स व्हाट विल बी व्हाट इन विच फील्ड दे कैन एबल टू एक्सेल? बिकॉज ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, बिकॉज वास्तुशास्त्र के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, ज्योतिषी के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, तो उनके बारे में भी इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। और डेफिनेट ज्योतिष की 6 तरह की विधा होती है। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। मेरे गुरु ये कहा करते थे, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो आपसे ये कहे कि आप मुझे बताइए कि मेरा प्रश्न क्या है। यदि मुझे बताना पड़े आपको कि मेरा प्रश्न क्या है, तो आप किस तरह के एस्ट्रोलॉजर हो? हाँ, सही बात है। राइट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यस। अच्छा, अब इससे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ मैं आप। बहुत सारे लोगों का बर्थ टाइम सही नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोगों का बर्थ टाइम सही नहीं होता। तो जिसका बर्थ टाइम सही नहीं है उससे तो कुंडली सही नहीं बनेगी, तो क्या उसका भाग्य नहीं होगा? भाग्य तो उसका भी होगा। भाग्य तो उसका भी। अच्छा, तो जिसकी कुंडली में सही टाइमिंग नहीं होता उसका हाथ देखा जाता है। अच्छा, ओके। अच्छा, तो आप दूसरा प्रश्न मुझसे ये पूछोगे कि जिसके हाथ नहीं होते उससे क्या होता है? यस, राइट। तो जिसके हाथ नहीं होते उसकी शरीर की आकृति देखी जाती है, जिसको कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। अच्छा, वो भी एक शास्त्र है। यस यस यस। फिर कोई आगे जाके ये बोले कि कोई वो व्यक्ति सामने ही नहीं है। हाँ, यस। और फिर भी प्रश्न है। या फिर कोई ये बताए आपको कि मेरे मन में क्या प्रश्न है उसके बारे में बात करो। या फिर भगवान ना करे लेकिन यदि कोई कहीं पर चला गया है, हाँ, और आपको ढूंढना है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, तो उसके लिए एक दूसरी विधा है। अच्छा, जिसको कहते हैं प्रश्न शास्त्र। उससे प्रश्न कुंडली बनती है। ओके। और इतना भी नहीं, आगे जाकर जो मैंने वहाँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं
आपको कंसल्ट करने क्यों आया हूँ वो आप मुझे बताओ। यस, वो समझने के लिए देखा जाता है स्वरोदय, स्वरोदय, स्वर का शास्त्र। ओके, तो एक ज्योतिष शास्त्र में इतना सारा पढ़ाया जाता है। वाह, अच्छा, एक अच्छा ज्योतिषी बनने के बाद वो तय करेगा कि उसको कौन सी फील्ड में जाना है। कुंडली देखनी है, प्रश्न कुंडली देखनी है, ओके, स्वरोदय देखना है, या फिर मास्टर्स करना है। ओके, तो मास्टर्स मीन्स वास्तुशास्त्र। ओके, सही है, एस्ट्रोलॉजी में ग्रेजुएट होने के बाद आदमी वास्तुशास्त्र में मास्टर्स करता मास्टर है। करता है, ओके, सो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों कंबाइन ही है, दोनों कंबाइन। इट्स ऑलवेज एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु, जो वास्तु आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, ओके, जो मेरे लिए गलत है वो आपके लिए सही हो सकता है। दैट्स वाई जो मेरा जहाँ से मैंने ये प्रारंभ किया मेरी यूट्यूब चैनल वगैरह का, उसका पहला वीडियो यही था कि साउथ इज़ नॉट अ बैड डायरेक्शन। ओके, सही बात है, आपके लिए साउथ सही नहीं है, सही मेरे लिए सही हो सकती है। राइट, 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 सो इट्स ऑलवेज एस्ट्रो वास्तु। ओके, जैसे मैंने बताया ना, आपको यूएसए जाना है, मेरे लिए यूएसए खराब हो सकता है, हाँ, पॉसिबल है, यस, राइट। इन अ वेरी सिमिलरली आपके लिए साउथ खराब है, मेरे लिए साउथ अच्छी हो सकती है। राइट, इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कि मेरे लिए क्या सही है। Right, सो हमारे गुरु ये कहा करते थे कि ये प्रश्न पूछना कि क्या सही है और क्या गलत है, वो ऐसा हो गया कि मुझे पैरासीटामोल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सही बात, तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यही है कि यदि बुखार है तो पैरासीटामोल लो, अदरवाइज क्यों लेनी है। क्यों लेनी है, सही बात है, सही बात है, यस। तो अभी आशीष जी हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल शास्त्र बहुत बढ़ रहा है, कि बहुत सारे हमने लोगों को देखा कि वो नंबर के ऊपर कुछ ज्ञान देते हैं कि आपको ये नंबर के ऊपर आपका बर्थ कुछ मीन्स आपके नाम का कुछ सम कर लो तो ये चीज़ हो जाती है। तो उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा कुछ बताइए जो सिंपल लैंग्वेज में हो और कोई भी लेमैन उसको समझ पाए। वेल, नंबर के बारे में थोड़ा बहुत ये कहना चाहूँगा क्योंकि थोड़े बहुत डाउट्स मेरे भी हैं नंबर के बारे में, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। यस, यस, यस। और वो डाउट ये है कि अभी हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वह कैलेंडर वैदिक कैलेंडर नहीं है। ओके, मान लीजिए आपने बोला कि मेरा जन्म हुआ 1 जनवरी को और आपने कहा मेरा नंबर 1 है, ओके, राइट। लेकिन वो ये तो कैलेंडर अभी पिछले 200-300 साल से आया है, ओके, यस, उससे पहले तो ये कैलेंडर था ही नहीं, हाँ, यस, राइट। दैट्स ट्रू। तो वैदिक कैलेंडर में तिथि होती है, हाँ, तिथि होती है, यस, और उसके आधार पर क्योंकि मैं विद ऑल द रिस्पेक्ट कहना चाहूँगा कि मैं मेरी ज्योतिष की प्रैक्टिस वैदिक ज्योतिष के आधार पर कर रहा हूँ। ओके, और इसीलिए मेरा ये मानना है, हो सकता है कोई विद्वान हो जिसने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम किया हो, जो नंबर्स को सही मानता हो, उसके लिए सही हो सकता है, सही हो सकता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ नंबर्स हमें राशि के बारे में बात करनी चाहिए ओके, कि कौन से डेट पे काम करो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सी तिथि पर काम करो। ओके, इंटरेस्टिंग बात, राइट, तो क्योंकि तिथि जो है ना, तिथि का मतलब ये है सूर्य और चंद्र के बीच का अंतर, ओके, जो आप आकाश में दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब सूर्य और चंद्र 0 डिग्री पर होंगे तब अमावस्या होगी, सही बात, तब चंद्र दिखेगा नहीं, चंद्र दिखेगा, विच यू कैन सी, वी कैन सी, यस। जब उससे 12 डिग्री सूर्य से चंद्र 12 डिग्री आगे जाएगा, एक तिथि हो जाएगी। जब वो 180 डिग्री पर जाएगा, ओके, आमने सामने, ऑपोजिट टू ईच अदर, यस, तब पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा होगी, यस, राइट। तो इन अ वेरी सेम वे आपके स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कहा गया कि ऐसी 3 तिथियां हैं जिसमें काम करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है, स्टूडेंट को। ग्रेट। और जो नाम दिया गया उसके लिए ये कहा गया, एक तो है पूर्णा तिथि। सो पूर्णा तिथि का मतलब ये हो गया कि आइदर पंचमी तिथि को या दशमी तिथि को या पूनम के दिन, ओके, यदि आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। ओके, ओके। फिर कहा गया जया तिथि। सो हमारी 5 तरह की तिथि होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ओहो। तो उसमें जो सेकंड कहा गया वो है जया तिथि। ओके। जया तिथि का मतलब क्या है? हमारी तृतीया तिथि, हमारी सप्तमी तिथि और हमारी 11वीं तिथि। तो तिथि दैट मीन्स कि ये जो हम तिथि देखते हैं ना कि आज एकादशी हो गई, एकादशी हो गई, अच्छा वो आज दशमी हो गई, आज पूर्णिमा हो गई, आज छठ है। सो वैदिक ज्योतिष उसके आधार पर काम करता है। ओके, ओके, ओके। और वैसे ही काम करना चाहिए। राइट।
तो जो भी स्टूडेंट एब्रोड की प्लानिंग कर रहे हैं उसको पंचांग का अभ्यास करना ही चाहिए। सी मेरा पक्का मानना है दैट ज्योतिष शास्त्र की जब डेफिनेशन की बात आई ना, तब शास्त्रों में ये कहा गया काल विधान शास्त्रम, अर्थात किस तरह का समय चल रहा है और कौन से समय में किस तरह का कर्म करना चाहिए ताकि हमारी सक्सेस गारंटेड हो जाए, वो ज्योतिष शास्त्र है। सही बात। एफर्ट करने से पहले हम ये बुक करते हैं कि सक्सेस इज गारंटेड, दैट इज कॉल्ड ज्योतिष शास्त्र। और होता भी है। होता है। मेरे लाइफ में अभी तक जितने साल मैंने निकाले, मैंने जब से ये प्रोफेशन स्टार्ट किया तब से मैं कह सकता हूँ 85 to 90% मामलों में मैंने सक्सेस देखा है, which is not a small amount. No, it's a very big number. 80 to 90% is a very big number. So जया तिथि के बारे में बात करके फिर बात को कंप्लीट करता हूँ। दैट जैसे 5 में 5 ऐड किया आपने तो 10 हो गई, 10 में 5 ऐड किए तो आपने 15 हो गई। तो 5वीं तिथि, 10वीं तिथि और पूर्णिमा। ओके। इन अ वेरी सेम वे यदि कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष की पंचमी और उसकी 10वीं वो भी चलेगी। ओके। लेकिन उसकी 15 दिन तो अमावस्या आ जाएगी, तब नहीं चलेगा। तब नहीं चलेगा। यस। ओके। अब नंदा, भद्रा और जया, तो जया का नंबर आया 3। सो तृतीया तिथि 3 में 5 ऐड कर दो तो अष्टमी तिथि, और उसमें 5 ऐड कर दो तो 13th। यस। इन सब में यदि आप काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार जो हुआ वह अष्टमी के दिन के हुआ। ओके, सही बात है। क्योंकि वो जया तिथि है। ओके। ही हैज़ एन ऑप्शन कि कब जन्म लेना है। तो ही चूज के मुझे ये जया तिथि के ऊपर काम करना है। राइट। ओके। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे वेस्टर्न कंट्री में है, जैसे यूएस और कनाडा में है, तो उनको इन जेनरिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से कितना टाइम तक प्रॉब्लम आ सकता है और किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। हर एक का प्रॉब्लम अलग अलग रहता है, लेकिन जनरल बात करें तो जॉब की क्राइसिस है, बस वही एक प्रॉब्लम है। तो वो कितने टाइम तक हो सकता है? वेल अनफॉर्चुनेटली हम एक ट्रांजिटरी फेज में से जा रहे हैं। एवरी नाउ एंड देन कुछ समय के बाद एक ट्रांजिटरी फेज आता है। सो जो कोविड से स्टार्ट हुआ, 2020 से स्टार्ट हुआ, अभी हम इन बिटवीन हैं और ये चलने वाला है 2033 तक। ओके, 2033 तक। ओके, यस। सो 2033 तक आप ये समझ के चलो कि आपको जो मिल रहा है, जो आपको ऑफर हो रहा है, उसमें आप संतुष्ट होके उसको एक्सेप्ट कर लो। ओके। अभी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि यदि इससे कम मुझे मिला तो मैं नहीं लूँगा। ओके। उस तरह से काम नहीं करना चाहिए। सो राइट नाउ एज फार एज वेस्टर्न कंट्रीज आर कंसर्न, आपके पास चॉइसेस थोड़ी कम होगी, तो जो आपको मिल रही है वो आपको ले लेनी चाहिए। ओके, फाइन। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, फिर उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, तो उनके बारे में क्या इज़ अ पॉजिटिव साइन कि वहाँ पे? एब्सोल्युटली। आप जब हम 2034 में वीडियो करेंगे वापस, या श्योर, या उससे भी बीच में करेंगे, 34 में जरूर करेंगे। तो इसका अवलोकन भी करें कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। सो लेट्स से 2034 में यदि हम बैठे होंगे और हम अवलोकन करेंगे तो हमें समझ में आएगा, यू नो देयर इज वन इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक। इन पास्ट 5 years जो वर्ल्ड के बिलियनर्स हैं वो कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं? दे आर आई थिंक गोइंग टू वेस्ट कंट्री ना? नो, दे आर गोइंग टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ओके। और ये स्टैटिस्टिक आप कहीं पर भी जाओगे, गूगल में भी देखोगे तो हो जाएगा कि माइग्रेशन, बिलियनर्स माइग्रेशन, बिलियनर माइग्रेशन। ओके, इतना लिख के भेज दो, पूरा डेटा आ जाएगा। यस। कौन सी कंट्री में कितने गए, ओके, कितने बढ़े, कितने कम हुए। ओके। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी ईस्टर्न साइड में ओके बिलियनर्स जा रहे हैं। ओके। सो इट्स ए साइन के पावर शिफ्ट हो रहा है। ओके। सो एजुकेशन में भी हम ये देखेंगे कि पूरी तरह से जो ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की पॉलिसीज अभी सभी तरह गवर्नमेंट जो ले रही है वो शायद आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का डेड वॉल हो जाए, डेड एंड हो जाए, और वो प्रीफर करे कि किसी और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। मेरी भी आपसे वही गुजारिश रहेगी, आपको भी
अन्य कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। यस, तो जो भी एब्रॉड एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हमारे लिए टाइम आ गया है कि वी नीड टू एक्सप्लोर अदर कंट्रीज। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक ईस्ट कोस्ट इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव, आई कैन से अबाउट इट एस्ट्रोलॉजिकली, एज एस्ट्रोलॉजिकली। और तो मुझे कुछ आता ही नहीं। यस यस, ऑल्सो एस्ट्रोलॉजिकल। तो अभी हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो दुबई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और दुबई एक अच्छा डेस्टिनेशन की तरफ बाहर आ रहा है। तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहना चाहते हो कि दुबई एक कैसा लोकेशन है, और एज ए ईस्ट कोस्ट में आ जाए, इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, तो बढ़ना चाहना चाहिए कि नहीं चाहना? नहीं, डेफिनेटली दुबई इज़ अ रियल गुड ऑप्शन। ओके। दुबई की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, और दुबई की जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब लास्ट टाइम जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब की कुंडली को देखें, या अभी जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही है, या अभी जिस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है, और ग्रहों की जो परिस्थितियाँ हो रही है, उसमें गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स दुबई इज़ गोइंग टू लीड द गल्फ कंट्रीज़। ओके। कतर और सऊदी भी ओके आगे जाकर लीड करेंगे। ओके। तो आई थिंक मैं दुबई में बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जो एडमिशन दे रही है, बहुत सारे स्टूडेंट माइग्रेट करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू माइट कैन एक्सप्लोर। इफ आपको दुबई जाना है तो बहुत ही अच्छा, एज एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट के लाइफ में जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं। तो पेरेंट्स को ज्योतिष शास्त्र के बारे में कितना नॉलेज होना चाहिए, और उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कि बच्चे के लिए उनको क्या क्या स्टेप मेजर करने चाहिए? बिकॉज वैक्सीन तो हम लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि 15 साल तक वैक्सीन लेना है, तो वो हम फॉलो करते हैं। फिर फ्लाइट में जाते हैं तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो पेरेंट्स एस्ट्रोलॉजी को क्यों फॉलो नहीं करते? ऐसी एस्ट्रोलॉजी की भी गाइडलाइन तो होनी चाहिए। नहीं, पक्की है। ओके। द थिंग इज़ दैट कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं जो जिन्होंने 2-3 बुक्स पढ़ ली, उन्होंने मान लिया कि हमें ज्योतिष आ गई। सो दैट्स वाई दे प्रिडिक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट्स। राइट। ओके। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन तो कहाँ पर नहीं है। समझे। यदि आप आज के दिन भी आपके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स और आपके आपके कार्डियोग्राम लेकर जाओ, और 3 लोगों से पूछो कि मुझे बाईपास करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तीनों एक्सपर्ट आपको अलग एडवाइस देंगे। सही बात है। राइट। दैट डजंट मीन कि मेडिसिन खराब हो गई। यस, सही बात। अलग अलग ओपिनियन का मतलब ये भी हो सकता है ना कि उस आदमी का नज़रिया अलग है। यस। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले एडवाइस तो मैं आपको यही देना चाहूँगा, जैसे आप एक अच्छे पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाने जाते हो जब भी बच्चा पैदा होता है। सो हमारे वहाँ भी वो पुरातन पद्धति हुआ करती थी कि छठी के दिन हम विधाता जन्माक्षर लिख दे, उसके बाद कुंडली बनाते थे, और एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाते थे कि इस जातक की या इस व्यक्ति की अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, साइड मार्जिन क्या है, इसको किस तरह से मुझे मोल्ड करना चाहिए। अगेन आई विल गो बैक टू दैट थिंग कि ये पक्षी है जो तैरेगा, या ये मछली है जो पानी में तैरेगी। राइट। सर फ्री में कंसल्टेशन दे दूं इसका? हाँ। अच्छा, तो ये है दैट आपके लिए भी काम का है। अ ट्रेंड इज चेंजिंग। व्हाई साउथ फिल्म्स आर हिटिंग मोर? पीपल नीड ऑथेंटिसिटी, ओके, एंड दैट इज लैकिंग। ओके। सभी लोग यही करना चाह रहे हैं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए। सभी लोग ये करना चाह रहे हैं कि क्लिक बाइट्स मिलनी चाहिए। सभी लोग थंबनेल उस तरह का बनाता है, मतलब सबका वही है। तो आप कहाँ स्टैंड आउट हुए? यस, सबका वही है। यस। सो गो विथ द जेन्युइन थिंग्स। राइट। ये फ्री का कंसल्टेशन नहीं, वो तो समझ गया, वो तो फ्री का कंसल्टेशन। तो सो यस, आस्क व्हाट बॉदर यू। फिर वो मेरा पर्सनलाइज हो जाएगा। नहीं, एज ए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में जो क्वेश्चन आपको स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना अभी के दिन, नाउअडेज विच आर द बर्निंग क्वेश्चन फॉर देम, चलो समझ गए। यस, वो पूछो। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही स्टूडेंट हमको पूछते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस के अंदर हमको बहुत सारी फील्ड है, तो उसके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि बिजनेस एनालिटिक्स ले, डेटा साइंस ले, मशीन लर्निंग ले, तो वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे हेल्प हो सकती है? नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। बेसिकली यदि ये सभी चीज़ें कैटेगराइज होती है बुध के अंदर, मर्क्यूरी प्लैनेट के अंदर। अब यदि आपकी कुंडली में बुध और किसी अन्य प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है, शनि का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, तो आप डेटा एनालिटिक्स में ज़्यादा जाओगे। ओके। यदि बुध के अंदर ही आपके अंदर शुक्र का एलिमेंट ज़्यादा है तो आप एआई में जाओगे। ओके। यदि आपके बुध के साथ ही आपका चंद्रमा जुड़ा हुआ है या किसी भी तरह के एस्पेक्ट के साथ है, तो आप
के अंदर उस तरह की पिक्युलरिटी पैदा हो जाएगी कि इसके अंदर डेटा को इंटरप्रिटेशन कैसे करें, ओके राइट, तो आप उसमें जाओगे. राइट राइट. सो डेटा जनरेशन इज़ अ डिफरेंट ब्रांच, डेटा इंटरप्रिटेशन इज़ अ डिफरेंट ब्रांच, एंड डेटा का उपयोग करके उसको किस तरह से एप्लीकेशन किया जाए वो डिफरेंट ब्रांच. मज़े की बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में लैंग्वेज डिफरेंट है शास्त्र की, लेकिन इस सब के बारे में बात की गई है. ओके. और यदि कोई अच्छा ज्योतिषी है जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी को समझता है तो डेफिनेटली आपको पिन पॉइंटेड कह सकता है कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जाना चाहिए, या आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, या फिर आपको एआई रिलेटेड कुछ करना चाहिए. राइट राइट. तो अभी हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन सबसे पहला होता है कि आने वाले 5 से 10 साल में कौन सी ऐसी फील्ड है जो बूमिंग होने वाली है. तो स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस ले लो, बायोटेक्नोलॉजी ले लो, हेल्थ ले लो, तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी फील्ड है जो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो दिख रही है कि बूमिंग होगी? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कौन सी बूम नहीं होगी. ओके. तो वैसी लाइन जिसको आप खुद रिपीट कर पाओ. ओके. रिपीटेशन वाली जो भी लाइन है, जैसे सॉफ्टवेयर वाली लाइन जो हो गई, यू नो देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो मेरी एज ग्रुप में है, उनको भी ये दिक्कत आ रही है. कई सालों से वो लोग एस्टैब्लिश है, लेकिन एआई आने के कारण जो सॉफ्टवेयर का जो काम था वो खत्म हो गया. यस. कोडिंग का काम खत्म हो गया. कोडिंग खत्म हो गया जिसको बहुत बड़ा माना जाता था. सो आपको सबसे पहले ये जानना होगा दैट आने वाले 5 या 7 सालों में, या लेट से आने वाले 10 सालों में, वैसी लाइन जिसमें इमेजिनेशन ज़्यादा है, ओके, वो सब लाइंस ज़्यादा चलेगी. ओके. तो वैसी लाइन जिनमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, साइबर सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लाइन. यस यस. तो मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी वो का फ्यूचर बहुत ही अच्छा ही है, बिकॉज एज द पीपल आर इंक्रीजिंग, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बूमिंग. तो साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए मैं भी बोल रहा हूँ, और आज एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू भी साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बूमिंग फील्ड. तो जो भी बच्चे पढ़ाई का प्लानिंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के बाद, तो साइबर सिक्योरिटी विल बी द बूम. अभी हेल्थ केयर के लिए बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर हेल्थ केयर के अंदर जैसे नीट और नीट खत्म करके वो प्लान करते हैं कि डॉक्टर मेडिसिन जाए, नर्सिंग में जाए, फार्मास्यूटिक्स में जाए. तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको क्या लग रहा है कि कौन सी फील्ड जो है हेल्थ केयर की जो बूमिंग होने वाली है? तीनों, पूरा हेल्थ सेक्टर ही बूम होने वाला है. ओके. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी माइट एक्सपीरियंस सम न्यू पेंडेमिक्स. ओके. उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं. ओके. तो जैसे कोविड के बाद 5 साल हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल बड़े बूम हुए. यस. हमने ये देखा कि मेडिसिन में एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ. यस. काफ़ी हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ी हुई लाइंस चल गई, जैसे सैनिटाइजर की लाइन चल गई, यस, मास्क की लाइन चल गई. इन अ वेरी सेम वे जो हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनमें काफ़ी उछाल आएगा. अब दिक्कत कहाँ आएगी वो बात करते हैं. उसमें भी जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें दिक्कत आएगी. क्योंकि शायद हो सकता है कि अभी आपको 10 इक्विपमेंट चाहिए एक ऑपरेशन करने के लिए. आने वाले समय में इतना रैपिड ग्रोथ होगा थ्रू मशीन्स कि हम ये ऑपरेटिव वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा. डायग्नोस्टिक सेंटर्स बहुत कम हो गए. अच्छा. हमें ये लग रहा है कि अभी बहुत सारे खुल गए. हाँ. राइट. कोविड के बाद ये डायग्नोस्टिक सेंटर में भी बहुत उछाल आया. सब लोगों ने पैथोलॉजी जिसके पास खुद का कोई घर था और कुछ नहीं था तो बोला क्या करे, तो किसी डॉक्टर को ले लो और पैथोलॉजी का सेंटर खोल लेते हैं. वो नहीं चलेगा क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप होगी. मेरा लिमिटेड रिसर्च इसके बारे में ये कह रहा है दैट एक सेंट्रलाइज डेटा क्रिएट होगा. ओके. सो जो लोग डेटा लॉजिस्टिक में पड़े हुए हैं they are going to be amazing player. Okay. So logistics, okay. Supply chain management हो गया. Right. फिर जो लोग डेटा को स्टोर करते हैं, okay, data storage, cloud वगैरह, they are going to be the next one. Yes. Right. क्रिएट करने वाले लोगों को, इमेजिनेशन वाले, उनको लाभ होगा. लेकिन किसी ने इमेजिनेशन कर दिया उसके बाद एक लेट्स पुट इट लाइक दैट के आपके अंदर कोई थॉट आया, उस थॉट को फिर आपने स्ट्रीमलाइन किया. फिर उसके ऊपर कुछ अप्लाई करने वाले लोग हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट करने वाले लोग हैं. नया आइडिया जनरेट करने वाले लोगों की कल भी आने वाले समय में भी इतनी ही डिमांड रहेगी. सो इनोवेशन
पक्का चलेगा। ओके। लेकिन उस इनोवेशन के बाद जो सेकंड बीच में काम करने वाले जो लोग हैं, प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस, वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, लेट मी गिव यू एक सिंपल एग्जांपल। यदि आपके मन में अभी कोई थॉट आता है कि डूइंग पॉडकास्ट विद आशीष मेहता, आप क्या करते हो? यू माइट गोइंग टू आस्क आइदर चैट जीपीटी और जेमिनी कि सेंड मी सम क्वेश्चंस, जो पहले आप अपनी टीम को पूछते थे। तो टीम तो खत्म हो गई ना, राइट, डिपेंडेंसी कम हो गई। यस, तो यदि आप वैसी कोई लाइन ले रहे हो जिसमें आप सपोर्टिव बनने वाले हो, तो थोड़ा संभालना चाहिए। राइट। तो साइबर सिक्योरिटी, एआई कंसल्टिंग में जाना चाहते तो उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? बिकॉज एआई कंसल्टिंग और एआई के कंसल्ट, दैट मीन्स कि आप सपोर्ट कर रहे हो, या फिर एआई के अंदर घुस के काम करने वालों की डिमांड ज़्यादा होगी? एआई के अंदर घुस के काम करने वालों की डिमांड ज़्यादा होगी। ओके। एआई ऐसा समझ के चलो, ये ऑफकोर्स ज्योतिष के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरा खुद का टेक्नोलॉजी में जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से ये लग रहा है कि जिस तरह से गुरु अतिचारी हो रहा है, जिस तरह से शनि की ट्रांजिट होने वाली है, सो आने वाले 10 सालों में सिर्फ 3-4 चीज़ें एआई के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, और थोड़ा बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल चीज़ें समझनी आसान होगी। सो जब ये गुरु अतिचारी होगा तो उसके लिए शास्त्र में एक सूत्र दिया गया, प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि वागीश्वरात। अब इसको डिकोड करते हैं तो इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, प्रज्ञा, ओके, इस लाइन में बूम आएगा। ओके। वित्त, दैट मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बूम आएगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एआई एंड फाइनेंस को लेकर बहुत बड़ा काम किया। फिनटेक इज अ न्यू एज, राइट। इट्स अ फिनटेक इज अ न्यू ऑयल। Yes. Data is a new oil. Now fintech is a new No, oil. data is no more new oil. No more new oil. Yes. Fintech is a new Fintech oil. is new oil. Yes. तीसरा यदि मैं आगे बात करना चाहूँ तो कहा गया शरीर पुष्टि, अर्थात हमारे शरीर को अच्छा करने वाले मेडिसिन्स, हेल्थ कोच, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ कोच, और क्योंकि गुरु अतिचारी होगा, शनि की जो पोजीशन है, स्पिरिचुअल कोचिस, ओके, वेलनेस कोचिस, गाइड, मेंटर, लाइफ कोचिस, इन्फ्लुएंसर्स, ओके, इन सब की डिमांड बहुत बढ़ेगी। राइट। तो आई थिंक जो भी ये फिल्म है उन लोगों तो मालामाल होने वाले हैं, बिकॉज एज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आई थिंक दिस इज द अपकमिंग फील्ड। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना सर, हमको बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो बीबीए बीकॉम करते हैं, जो कॉमर्स करते हैं। कॉमर्स करने के बाद पूरा कन्फ्यूजन लाइफ में चलता है कि क्या करना है, सीए करना है कि एलएलबी करना है। तो उनके लिए फ्यूचर, हमने बहुत सारी डिग्री ढूंढी है कि फ्यूचर में आने वाली है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी माध्यम से आप क्या बताना चाहते हो उन लोगों को कि जिन लोगों ने बीबीए बीकॉम किया है, तो उनको कौन सी चीज़ में आगे आना चाहिए? बिकॉज कॉमर्स फील्ड का फ्यूचर कैसे दिख रहा है? नहीं, कॉमर्स का बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन समझना इंजीनियरिंग का डाउटफुल है। हाँ, ओके। कॉमर्स का फील्ड अच्छा रहने वाला है, उसमें भी जुडिशरी सिस्टम्स में तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे। ओके, मुझे लग रहा है दैट अपकमिंग 10 to 15 ईयर्स में ये जो जुडिशरी सिस्टम जिस तरह से अभी चल रही है, उसमें हम बहुत न्यू रिफॉर्म्स देखेंगे। ओके, सो लॉ पढ़ने वालों की वैल्यू बढ़ेगी। ओके। ये हो सकता है कि डेटा को इंटरप्रेट करने वाले, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर्स शायद कम हो जाए, ओके, यस, लेकिन फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट करने वाले सीए वगैरह या सीएस वगैरह, उनकी डिमांड रहेगी। राइट। तो कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, बीबीए बीकॉम करके आगे पढ़ाई करने का प्लानिंग कर रहा है, तो उनको एनालिटिक्स पार्ट में ज़्यादा जाना चाहिए। डेफिनेटली डेटा को किस तरह से, डेटा को गैदर नहीं करना है, डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, उससे ही आने वाले समय में आपका भाग्योदय होगा। ओके, और वो ओके, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट है जो आप ऑनलाइन कोर्स लेके भी आप अपलिफ्ट कर सकते हो और ये फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, करेक्ट? ऑन द कंट्री, ये कहा गया ना, ये गुरु को कहा गया कि वो एजुकेशन का कारक है। ओके, तो एक बड़ा रिफॉर्म्स हम एजुकेशन सिस्टम में भी देखने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ा रिफॉर्म आएगा। जो जिस तरह से पढ़ाई हमने की, या अभी जिस तरह से पढ़ाई हो रही है, वो आने वाले समय में नहीं होने वाली। ओके, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही है कि ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर कैसे लग रहा है, कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगा? बिकॉज हमने अभी बहुत सारी एडटेक कंपनी को फॉल होते हुए देखा है, क्रैश होते हुए देखा है। तो एजुकेशन सेक्टर और कोई भी सेक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑनलाइन एजुकेशन डेफिनेटली बढ़ेगा।
जिन जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हो वो तो इंडिया को स्पॉन्सर करने में लगी थी, Yes. इसलिए गिर गई, राइट अदरवाइज वो नहीं गिरती। नहीं गिरती, राइट दे ओवर एक्सपांड, यस उसके कारण गिरती हो। लाइन में गिरती नहीं है, हाँ उस कंपनियों की कुछ स्ट्रेटजी में गलती हो गई, राइट दैट्स वाई वो गिर गई। ओके मेरा पक्का मानना है कि एजुकेशनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें और ज़्यादा अच्छा उछाल आएगा। लेकिन ऑफकोर्स गुरु अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देता है, खराब चीज़ों को कम करता है। कम करता है ओके अब ये जो दिक्कतें आई ना, जैसे गुरु अभी चेंज होगा, शनि अभी चेंज हुआ, डमी स्कूलें बंद हो गई। हाँ डमी स्कूलें बंद हो तो गई डमी स्कूलें बंद होने के कारण बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तो बहुत ख़राब हो गया। आप तो बोल रहे थे कि एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म्स आएंगे, मैंने बोला ये रिफॉर्म ही है। रिफॉर्म ही है, हाँ सही बात है। ये ऐसा मान के चलो कि एजुकेशन सिस्टम जिसमें 11-12 के बाद बहुत सारी स्कूल में कोई स्टूडेंट ही नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है, यस गो स्कूलें चल रही थी, वो स्कूलें चल रही थी, तो उसकी जगह पर अब सही चीज़ें होना स्टार्ट हो स्टाफ गई। हो गया है सी एक चीज़ आप समझ के चलिए, गुरु जो अच्छा करता है उसको नवाजता है, ओके और शनि जो अच्छा करता है उसको राजा बनाता है। ओके लेकिन जो खराब करेगा, करेगा। मैनिपुलेट करेगा, उसको दंड भी देता है। राइट गुरु दंड नहीं देगा लेकिन शनि दंड देगा। यस और अभी ये ट्रांजिटरी फेज में शनि बड़ा ही व्यापक मात्रा में दंड देने वाला है। सो ऐसी कंपनी जिनको जो गलत कर रहे हैं उनको, देयर यू आर। ओके सो यदि आपने अच्छा काम करके रखा हुआ है, राइट, आपने कोई गलती नहीं की है, तो शनि इज लाइक एन ऑडिटर। ओके यदि आपने कोई गलत किया ही नहीं है हाँ तो फिर ऑडिट में कोई क्या गलत निकालेगा। सही बात है, लेकिन मान लीजिए कि यदि आपने गलत किया हुआ है हम्म तो फिर आप नहीं बचोगे। राइट राइट तो वैसी मैन्युपुलेटिव कंपनीज जिन्होंने बहुत सारा मैन्युपुलेशन किया हुआ है ओके वो एक्सपोज हो जाएगा। फिर हम कहते हैं स्कैम हो गया, Scam ये हो गया। स्कैम नहीं हुआ, ये सालों से चल इस रहा था, सालों से चल रहा है, राइट राइट अब ये एक्सपोज हुआ, अब ये पब्लिक की नज़र में आया। राइट 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 ओके। तो आने वाले सालों के अंदर एब्रोड एजुकेशन इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? मेरा पक्का मानना है दैट आपका फोकस आपको शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओके एंड गो नियर बाय प्लेसेस। ओके जैसे दुबई हो गया, दुबई इज़ एन अमेजिंग प्लेस। प्लेसेस राइट ऑफकोर्स वेस्ट मतलब डाउनफॉल तो हो ही नहीं सकता, हम सब ने वेस्ट को देखा हुआ है, दे हैव एन अमेजिंग सिस्टम। लेकिन इन्हें एक इकोनॉमिस्ट का कोट था दैट इन ए लॉन्गर रन वी ऑल आर गोइंग टू डाई। सो टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 years। लॉन्ग रन की बात मत करो, वो तो सब बनने वाले हैं, राइट। तो यदि 5 साल के बाद की बात करूँ तो पक्का ये कह सकता हूँ कि आपका फोकस आपको शिफ्ट करना होगा। और मैं बहुत सारे कंटेंट में बोलता हूँ कि स्पेस टूरिज्म बढ़ने वाला है। नहीं, पक्का बढ़ेगा। मैं हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा, बिकॉज इलोन मस्क ले लो, नासा ले लो, सारी कंपनी स्पेस टूरिज्म के अंदर आई थिंक बहुत स्पीड से जा रही है, बिकॉज पैसा भी वहाँ पे ही है। तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको फिजिक्स लेना चाहिए, जो इंडिया में बहुत कम इंस्टीट्यूट देती है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो फिजिक्स कोर्स है जो आने वाले स्पेस टूरिज्म में काम में आएंगे, वो कोर्स स्टूडेंट को अभी से लेना चाहिए? बिकॉज वो 10 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मज़ा तो उसी का है ना। यदि आप 10 साल के बाद का जो हो रहा है वो देख के आज काम कर रहे हो तो ही मज़ा है। कल जो होने वाला है वो आप आज करो तो उसको तो फायर फाइटिंग कहा जाएगा। एडवांस प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस प्लानिंग का मतलब ही यही है कि 10 साल के बाद क्या है उसके बारे में अब बात करो। राइट। और जब एक स्टूडेंट किसी एक विद्या शाखा में प्रवेश कर रहा है तो वो 10 साल की ही बात कर रहा है। वो पहले ग्रेजुएशन करेगा, फिर वो पीजी करेगा, फिर वो आगे जाके वो करेगा। मेरा पक्का मानना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन नेक्स्ट लेवल पर होगा। ओके। इंजीनियरिंग फील्ड में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन फिजिक्स बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। बिकॉज फार्मास्यूटिकल इज गोइंग टू इन अ नेक्स्ट लेवल। सो केमिकल्स में भी बूम आएगा, केमिकल्स में भी बूम आ सकता है। ओके राइट। लेकिन टिपिकल जो इंजीनियरिंग लाइन है उसमें मुझे देख रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा ही आएगा। यदि किसी ने सिर्फ इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसको दिक्कत डेफिनेटली आएगी। ओके। और हम बहुत सारे स्टूडेंट को मैं भी बोल रहा हूँ कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर फिजियोथेरेपी जो डिग्री है वो बहुत बूम होने वाली है। तो वो एज अ माई रिसर्च और दिख भी रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा कि आने वाले 5 साल के अंदर वेस्टर्न कंट्री में एज अ एजिंग इज़ देयर। जब एजिंग होता है तो सब लोग जब बूढ़े होते हैं तब उनको हेल्प चाहिए एज अ फिजियोथेरापी, बिकॉज कोल्ड की वजह से मोमेंट कम होती है, तो दे नीड मोर फिजियोथेरापी। तो एज एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या लग रहा है कि हेल्थ केयर में फिजियोथेरापी की बूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सी ऐसा है दैट हमारी पृथ्वी की 200 साल की एक साइकिल होती है। ओके।
और ये 200 साल की जो साइकिल है वो 2020 से स्टार्ट हुई। ये 200 ईयर्स की साइकिल है। अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं बात नहीं हुआ। इसी 200 साल में हमने यूएसए को देखा, यूके को पढ़ते हुए देखा, ब्रिटिश राज खत्म हुआ, यूएसए बढ़ा, ये हमने देखा। अब कुछ अलग अलग कंट्रीज इसके बारे में ये अभी बात नहीं करनी है, लेकिन वो अलग कंट्रीज आगे बढ़ेगी, किसी का फॉल होगा, ये सब हम विटनेस करेंगे। अब ये अपकमिंग जो 200 ईयर्स है उससे भी थोड़ा ज़्यादा जूम करें तो 80 ईयर्स की एक साइकिल होती है। ओके। उसको भी ज़्यादा जूम करें तो 40 ईयर्स की एक साइकिल होती है। ओके। उसमें भी ज़्यादा जूम करें तो 20 ईयर्स की एक साइकिल होती है। फिर 12 ईयर्स की एक साइकिल होती है। लेट्स से अबाउट 40 ईयर्स और 20 ईयर्स की साइकिल की बात करते हैं। सो 2020 से ये साइकिल स्टार्ट हुई गुरु और शनि की युति के साथ। ये आने वाले समय में एवरी 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स से रिपीट होती रहेगी। सो आने वाले 40 ईयर्स या 60 ईयर्स जो है वह हेल्थ सेक्टर के लिए अमेजिंग रहने वाले हैं। ओके। लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ेगी। ओके। ओके। यदि कोई आने वाले समय में कोई डिसीज़ भी आ गया, पेंडेमिक भी आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले समय में जब पेंडेमिक आया था तो उसकी फॉर एग्जांपल एड्स तो कई सालों से आ गया। हाँ, एड्स तो लेकिन दवाई ढूंढने में आज भी दिक्कत है। कोविड 2020 में आया और 2020 में ही हमने वैक्सीनेशन ढूंढ ली। ओके, राइट। सो इन अ वेरी सेम वे आने वाले समय पेंडेमिक्स आएंगे, हेल्थ के लिए अलार्मिंग सिचुएशन आएगी, लेकिन हम उसके लिए वैक्सीनेशन या मेडिसिन भी ढूंढ लेंगे। ओके। सो पेंडेमिक्स बढ़ेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन इन अ वेरी सेम वे। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो मैं बताना रहेगा, अर्थ वेदर में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। तो दैट्स आल्सो मेन थिंग कि एनवायरमेंटल साइंस बहुत आगे जाएगा। क्योंकि हम भी बहुत सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि आने वाला 5 साल के अंदर आपको एनवायरमेंटल साइंस करना चाहिए, डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी करनी चाहिए, बिकॉज और सोलर एनर्जी जो आने वाला फ्यूचर है। तो वो एज अ ज्योतिष शास्त्र क्या लग रहा है आपको? नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि ये जो 20 या 40 ईयर्स की जो साइकिल स्टार्ट हुई है उसमें हेल्थ सेक्टर आ गया, ऑल्टरनेट एनर्जी सेक्टर, ओके, राइट, जिसमें फ्यूल आ गया। मेरा तो पक्का मानना है कि उससे भी बड़ा कुछ ढूंढने वाला है। वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में ढूंढा जाएगा, ओके, विच इज गोइंग टू रिप्लेस फ्यूल एंटायरली। यस। ऐसे ईवी तो ऑलरेडी चल ही रहा है। नहीं, ईवी इज बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, बैटरी के ऊपर बेस्ड है। उससे भी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी ढूंढी जाएगी। ओके। और वो बहुत ही कम समय में हम सब यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। राइट। सो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वाली फील्ड अच्छी रहेगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी का समय रहने वाला है। सो माइनिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। माइनिंग, फार्मिंग भी बोल सकते हैं। माइनिंग एंड फार्मिंग, एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू बी yes, we are going to back to our roots. Okay. So farming is going to be the new sector, okay, जिसको अवॉइड किया गया है। Okay. फूड इंडस्ट्री, जिसको बहुत इग्नोर किया गया है। सो F&D, फूड एंड ड्रग्स दोनों आ गए। फिर बात करनी चाहूँ मैं जो 200 ईयर्स में आगे बढ़ा, दैट इज इंजीनियरिंग सेक्टर, yes, वो अब डाउन जाएगा। ओके। जो औद्योगिक क्रांति वाला समय था ना, वो अब खत्म हो गया। ओके। सो हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जमीन के अंदर से मिलने वाली माइनिंग्स वगैरह, उन सब में आगे जाएगी बातें। अच्छा, उतना ही नहीं, फिनटेक यस, इज एन अमेजिंग वर्ल्ड। वो न्यू एवेन्यूज खोलेगा। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी यदि कोई सोच ही रहा है दैट के कंप्यूटर साइंस के बाद क्या, देन इट इज़ माई एडवाइस कि ये आने वाले 40 ईयर्स में ये बहुत बड़ा होने वाला है। सो साइबर सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द न्यू किंग अमंग्स ऑल द लाइन्स। जैसे पूरी इंजीनियरिंग के बीच पहले एक ज़माने में केमिकल हुआ करता था, जब हम पढ़ाई करते थे केमिकल था, फिर उसके बाद सिविल आया, अब ये कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में भी आगे जाके साइबर सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली। तो आर्ट्स के अंदर ऐसी कौन सी फील्ड है कि जो आने वाले 5 से 10 साल में एज एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ने वाली है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंडिया में जो आर्ट्स कर रहे हैं। नहीं, आर्ट में यदि आप कोई रिपीटेटिव काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चला जाएगा। आर्ट में आज जाने वाले सभी लोगों को सबसे पहले जो लाइन दी जाती है, क्योंकि मुझे भी लोग पूछते हैं, वो है कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन अभी है, अनफॉर्चुनेटली कंटेंट क्रिएशन अभी नहीं चलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। यदि आपके अंदर कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने की बात है तो चलेगा। लेकिन यदि आप ये बता रहे हो कि मैं, जैसे आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो,
और आपको क्या क्या पूछना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो कोई गाइड कर रहा कोई गाइड कर रहा है, यस, है, या आपकी लेट्स देखा तो नहीं है मैं, लेकिन यदि कोई आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है, यस, तो वो सब चला जाएगा, यस, वो तो इजीली चला जाएगा, दैट्स ट्रू। लेकिन अब इसी समय में क्यों गया? क्योंकि शनि महाराज ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ऐसा काम जो रिपीटेटिव ऑटो मोड में हो सकता है, वो सब चीज़ें चली जाएगी। ओके। अभी हम रिफॉर्म में जा रहे हैं। सो आर्ट्स में भी वैसे फील्ड जो काफ़ी इनोवेटिव है इन इटसेल्फ। म्यूज़िक बहुत चलेगा। फिर उसके बाद आ गया साइकोलॉजी। मेरा तो ये मानना है दैट देयर वाज एन अमेजिंग कोट एक्चुअली, नाम भूल गया हूँ किसका है, लेकिन फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इज़ नॉट इन बेटर ह्यूमन इन्वेंशंस बट इन बेटर ह्यूमन रिलेशंस। ओके। हम सब ने पैसा कमा लिया, लेकिन अपने माता पिता के साथ बात कैसे करनी वो हमें नहीं आता। हमारी स्पाउस के साथ कैसे बात करनी हमें नहीं आता। अच्छा, खुद के साथ कैसे बात करनी वो भी नहीं आता है, हाँ। राइट। तो साइकोलॉजी बहुत आगे बढ़ने वाली है। मेरा तो ये मानना है दैट इट इज़ गोइंग टू मे बी सरपास सम ऑफ द फिजिशियंस इनकम। ओके। तो जो भी लोग साइकोलॉजी में आगे प्लान करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरीवन। फिर हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। हमने देखा है कि यूके में पॉलिटिकल साइंस बहुत पॉपुलर है। तो क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल इज अ पार्ट ऑफ आर्ट्स के अंदर ही आता है, तो पॉलिटिकल साइंस का बूम हो सकता है? नहीं, पॉलिटिकल साइंस का बूम होगा ही होगा। ओके। क्योंकि जिस तरह से हमने कई सालों से, जैसे मैंने बताया ना दैट के एक 40 साल की साइकिल, यस, तो 40 इयर्स की जो एक साइकिल थी वो 2020 में ख़त्म हो गई। सो 1980 का हमारा पॉलिटिक्स और 2020 का हमारा पॉलिटिक्स बहुत चेंज है, यस। और 2020 से लेकर 2040 का जो पॉलिटिक्स होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा चेंज होने वाला है। ओके। सो वी आर गोइंग टू गेट सम न्यू पॉलिटिशियंस, मे बी जो पढ़े लिखे हो। ओके। वैसे पॉलिटिशियंस जिसको इन शास्त्र के बारे में पता हो, जिनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं आता, जिनको ये भी पता है कि एक अच्छा राजनेता कैसे बनाया जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुर्शी की नहीं पता, जो लोगों का भला किस तरह से करना हो उसके बारे में पता है। सो वी आर गोइंग टू हैव सम गुड स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। सो मुझे लग रहा है कि वहाँ से भी अच्छे लोग आएंगे। राइट। तो अच्छा, एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा मैं दैट क्योंकि इससे रिलेटेड है। ये समय ये भी बता रहा है कि सीमा विवाद बहुत होने वाले हैं। सो जो राजनेता है, क्रॉस बॉर्डर काम करने वाले लोग हैं, या दो देश के बीच जो बातचीत करते हैं, राजदूत हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, उन सब में भी बहुत उछाल आने वाला है। ओके। सो आर्ट्स के बाद सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोग भी बहुत हैं। तो सिविल यूपीएससी जीपीएससी में भी लोग ज़्यादा जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ टिपिकल एमबीए, मुझे ये लग रहा है कि यूपीएससी में लोग ज़्यादा जाएंगे। राइट। तो अभी इंडिया में बहुत सारे लोग बीबीए बीकॉम करके एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी एमबीए करते हैं। तो आपकी नज़र में एमबीए के साथ कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहिए कि जस्ट एमबीए करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ज्योतिष शास्त्र आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, या एमबीए नहीं करना चाहिए, कोई और ही चीज़ करनी चाहिए? नहीं, एमबीए नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मैं कोई शिक्षणविद तो हूँ। यस। तो मुझे मेरी समझ इतनी हो, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि क्या हो सकता है, ज्योतिष के आधार पर क्या हो सकता है। सो ज्योतिष के आधार पर यदि आप सिर्फ और सिर्फ किसी टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एमटेक कर दिया, तो आपकी डिमांड कम रहेगी। ओके। यदि आपने एमबीए किया तो आपकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। लेकिन सिर्फ एमबीए करके यदि आप रुक गए तो आप स्टेगनेंट हो जाओगे। पढ़ाई का स्तर आपको बढ़ाना होगा। अभी गुरु की परिस्थिति, क्योंकि शिक्षण के लिए जो प्लैनेट देखा जाता है वह है गुरु, और गुरु अभी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चलेगा। तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यदि आपने सिर्फ और सिर्फ टिपिकल पढ़ाई करके अपने आप को छोड़ दिया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपकी पढ़ाई के साथ आपको इनोवेशन को ऐड करना ही करना होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर होना पर्याप्त नहीं है। राइट। इसके अलावा आप क्या कर पा रहे हो? ओके।
सो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए, एंड फॉर दैट एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको कोई अलग तरह का कोर्स करना ही चाहिए विच इज़ नॉट रिलेटेड विथ योर एजुकेशनल स्ट्रीम। यस यस। तो आई थिंक आशीष भाई इसमें मेरा एक स्पेशल आपको भी कहना है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो हमेशा एक ही बोलते हैं यार काम में मज़ा नहीं आता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो लाइक आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे, पता नहीं क्यों। तो क्या उसमें भी ग्रह का कोई एक पार्ट होता है? बिकॉज मेरे को हर एक नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है, पढ़ाई करने में भी मज़ा आता है। अभी भी मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ और पढ़ाई करूँ एट द एज ऑफ 40। तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो आदमी अपने को अपग्रेड नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो विच इज़ ट्रू। डेफिनेटली सी गुरु का अतिचारी होना, अब ये तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ। क्योंकि गुरु 25 से लेकर 33 तक अतिचारी है, फिर 35 से लेकर 44 तक अतिचारी है, दूसरे 8 साल। तो ये 16 साल की जो साइकिल रहने वाली है गुरु की, उसमें जिस व्यक्ति ने आपको अपग्रेड नहीं किया वह वर्जन काम करना बंद हो जाएगा। हाँ, वो वर्जन काम करना बंद हो जाएगा। सही आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु का अर्थ ही यही है, बृहत्वात् बृहस्पति ही, जो अपने आप को बड़ा करे वही तो गुरु है। जो जहाँ पर है वहाँ पर रहकर अपने आप को अपग्रेड करे वही गुरु है। ओके। तो यदि अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप एब्सोल्यूट हो जाओगे, आप बचोगे ही नहीं। इतना ही नहीं, सी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अनलेस एंड अनटिल योर एफर्ट्स आर नॉट इन ए सिंक विथ योर डेस्टिनी, सेटिस्फेक्शन कैन नॉट कम। ओके। आदमी को संतोष तभी मिलता है जब उसके एफर्ट उसकी डेस्टिनी के साथ सिंक में हो। राइट। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आप कौन हो, हु यू आर। वो जान के यदि आप उस तरह से अपने कर्मों को रेगुलेट करोगे तो ही संतोष मिलेगा। अदरवाइज आप IIM में से भी MBA क्यों ना कर लो, फिर भी एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन विद द वर्क बना रहेगा। तो कुल मिला के बात वहीं पर आ जाती है, घूम फिर के। यस। जान लो कि पंछी हो या मछली हो, या व्हाट्स योर व्हाई। तो एक और क्वेश्चन है कि डिजाइनिंग फील्ड जो है और टेक्सटाइल फील्ड है, आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज करंटली डिज़ाइन और टेक्सटाइल फील्ड में भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो एज अ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू वो उनका फ्यूचर कैसे दिख रहा है? नहीं, क्लोथिंग इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आएगा। ओके। लेकिन डिज़ाइनिंग फील्ड में मुझे लग रहा है इस तरह का थोड़ा स्लो डाउन आएगा। ओके। क्योंकि डिज़ाइनिंग फील्ड में वैसे ही लोग आगे जा पाएंगे जो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। ओके। जैसे आज के दिन यदि मुझे कुछ डिज़ाइन करना है और नॉर्मल सा डिज़ाइन करना है तो मुझे किसी व्यक्ति को हायर क्यों करना है? यस यस। AI कैन डू दैट। यस। लेकिन यदि एक्सेप्शनली गुड मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए मैं किसी को हायर करूँगा। ओके। सो फॉर डिज़ाइनिंग मेरा एक वीडियो था पुराना दैट 2020 के बाद जो 20 साल की जो साइकिल है ना, वो के शेप रहने वाली है। के शेप। आई थिंक पीटर एटवुड ने ये वर्ड किया था, के शेप इकोनॉमी। तो मैंने वहाँ से वो वर्ड लिया कि अब जो इकोनॉमी रहने वाली है ना वो के शेप रहने वाली है। स्किल सेट भी के शेप रहने वाला है। के का मतलब क्या है? आइदर आप ग्रेट हो या आप एवरेज हो। पहले गैप थोड़ा कम था। हाँ। क्या एवरेज लोग भी सर्वाइव हो पाते थे। अब आइदर यू आर एक्सेप्शनली गुड और यू आर आउट। के हो गया। सो अब जो स्किल सेट रहेगा वो के शेप रहेगा। राइट। तो ऐसी 3 अपकमिंग फील्ड बता दीजिए कि जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले 5 से 10 साल में होने वाली है। 3 सबसे बड़ी फील्ड। 3 सबसे बड़ी फील्ड यदि मुझे बताना हो समराइज करके, तो मैं बताना चाहूँगा साइबर सिक्योरिटी, AI और तीसरा फार्मिंग। इन तीनों में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। ऑफ कोर्स आई विल ऐड वन मोर सेक्टर दैट इज कॉल्ड हेल्थ सेक्टर। सो लेट्स पुट इट लाइक 4। यस। तो ये 4 सेक्टर बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि ये 4 सेक्टर अच्छा रहने वाला है और वेस्टर्न कंट्री एज ए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और एस्ट्रोलॉजी की तरह थोड़ा दिक्कत करने वाली है, लेकिन ये कोर्स लेके बच्चे वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। डेफिनेटली, व्हाई नॉट? यदि आपकी कुंडली में उस तरह का ग्रह योग है तो यस। ओके। तो कोई भी बंदा है जो इंडिया में एक्सेल करना चाहता है, तो आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया में ऐसी कौन सी फील्ड है जो आपको लग रही है कि इसमें तो बूम आएगी ही आएगी? साइबर सिक्योरिटी एंड फार्मिंग एंड फार्मा, ये तीन। ओके। लेकिन हम देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत बढ़ रहा है।
अभी बढ़ रहा है, ओके लेकिन कुछ समय के बाद उस साइकिल में थोड़ा बहुत रुकावट भी आएगा। ओके। और लेट्स टॉक अबाउट कि खेल, और समझो कि क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल्सो बूमिंग, तो आने वाले 5 या 10 साल स्पोर्ट्स के लिए कैसे दिख रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट? स्पोर्ट्स को आप ऐसा समझ के चलो, उसको फुल टाइम बनाना मतलब ये एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यस। लाखों करोड़ों में 11th में आना 11 आना, इज हाँ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और impossible, यदि और जो लोग 11th में पहुंच गए, उनका भी वहाँ पर सस्टेन करना फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स काइंड ऑफ ए मिरेकल, मिरेकल, यस। राइट। तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरा पक्का मानना है, जिनको हम देखते हैं अभी टीवी में जो स्पोर्ट्स में, उन सब के अंदर राजयोग है, ओके। अदरवाइज वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ओके। क्योंकि करोड़ों में से सिर्फ 11 में पहुँचना, आपके अंदर सर्टेनली आप ऑफकोर्स आपकी स्किल सेट तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपके अंदर आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट देना ही चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। राइट। तो स्पोर्ट्स में भी कौन सी स्पोर्ट्स आगे आ सकती है? ऑफकोर्स क्रिकेट। क्रिकेट फॉर इंडिया इट इज़ गोइंग टू बी क्रिकेट ओनली। ओके। ऑफकोर्स नाउ क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे आ सकती है। फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं अभी अहमदाबाद में दैट बहुत सारे कॉर्ट खेल रहे हैं, राइट। जो सबसे ज़्यादा बनने वाले जो है ना, you do know that पिकल बॉल, सो पिकल बॉल इज गोइंग टू बी द न्यू स्पॉट, या। और वो इट्स अ $1 बिलियन कंपनी हो गई है। ओह यस। तो आई थिंक रिसेंटली 4 ईयर के अंदर ही दे हैव रिवोल्यूशनाइज्ड। लेकिन इन सब में क्या है दैट यदि आपके पास लैंड है, अब अहमदाबाद में ही लैंड होना दैट मीन्स करोड़ों का मामला है, यस। तो ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात हो गई। लेकिन यदि ऑफकोर्स आपके पास लैंड है और यदि आपको कुछ करना है, तो आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाइए, आप बहुत कमाएंगे। वाह, ओके। अभी कोई भी स्टूडेंट जो है, उनको कोई एक ऐसा, मैं तो मंत्र बोल रहा हूँ, या ऐसी कोई चीज़ जो पढ़ाई करने से पहले शुरू करे एज अ पार्ट ऑफ टिप्स, कि जो कोई भी आदमी कर सकता है, एनी लेमन कैन डू इट, आप वो स्टूडेंट को दे सकते हो? तो डेफिनेटली 3 चीज़ें करनी चाहिए। और एज ए ऐसा समझ के चलो कि समराइज टू पॉडकास्ट, समराइज जस्ट टू समराइज आवर पॉडकास्ट, 3 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देख लो कि आपकी कौन सी सांस चल रही है, लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है, और दोनों चलानी आवश्यक है बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडी। सो लेट्स से इट माइट टेक 2 to 3 मिनट्स। ओके। सो यदि लेफ्ट दोनों, एक तरफ से सांस लो, दूसरी तरफ छोड़ लो, अनुलोम विलोम, यस। सो पहली 1 या 2 मिनट अनुलोम विलोम करके दोनों नाड़ी को आप स्टार्ट करो, फर्स्ट टिप। दूसरी टिप, जिस भी रिलीजियन सिस्टम में आप बिलीव करते हो, उसका एक मंत्र जाप बोल दो, राइट। मतलब अपनी एनर्जी को, अपनी पर्सनालिटी को किसी के सामने झुकाओ, सरेंडर योरसेल्फ, राइट। चेंज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो सांस की ब्रीदिंग पैटर्न से, ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट करके आप अपने मन को रेगुलेट करोगे। मन को रेगुलेट करने के बाद आप अपने से हायर अथॉरिटी को सरेंडर करोगे, और हायर अथॉरिटी को सरेंडर करने के बाद अब तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो पढ़ाई के दौरान नहीं करनी है, सोने के समय करनी है। ओके। और वो ये है, जितना आप पढ़ाई करते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि पढ़ाई करने के टाइम आपको फोकस चाहिए, लेकिन मेमोरी स्टोर भी होनी चाहिए, और जब आप चाहो तब वो रिकॉल भी होनी चाहिए। सो मान लीजिए कितना सांस को रेगुलेट करके, मंत्र जाप करके आपने फोकस तो ला दिया, उस समय तो आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन यदि मेमोरी में कुछ स्टोरी नहीं हुआ तो शास्त्र ने ये कहा कि फिर दूसरा काम जो करना है वह सोने के समय करना है, और वो ये करना है इनवेरिएबली, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, इनवेरिएबली, इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो जब आप सो जाओ तब आपका सर पूर्व दिशा में हो या फिर दक्षिण दिशा में हो, उसी तरह से आपको अरेंजमेंट करनी चाहिए। ओके। ये करने से जो आपने पढ़ाई की है वो मेमोरी स्टोर भी होगी, और जब आप चाहो तब आप रिकॉल भी कर पाओगे। ओके, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस, आई थिंक सो। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट है, ये 3 चीज़ फॉलो करोगे तो आई थिंक एटलीस्ट आपको एक अपर हिंज मिल जाएगी आपके पर्सनल लाइफ के अंदर, बिकॉज दिस इज द कॉमन थिंग्स एनी वन कैन डू। इसमें रिलीजियस भी नहीं है, और इसमें आपका जो विश्वास है और अंधविश्वास है वो भी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, एनी वन कैन डू इट। आई थिंक एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा एक ही है कि जो यूथ को मैं आपको आपके माध्यम से
पूछना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा होता है कि अभी बहुत सारे लोग नेम रिफॉर्म में जा रहे हैं, जैसे सेलिब्रिटी को देख लिया, किसी को भी देख लिया, नेम रिफॉर्म कर रहे हैं। ये दो सबसे बड़ी चीज़ अभी चल रही है। और पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है स्टूडेंट के अंदर कि हम मेहनत करें या फिर नाम चेंज कर लें। यदि नाम चेंज करने से ही कुछ हो जाता तो फिर तो सबका हो जाता। यदि इतना ही आसान होता। यस, राइट। यदि मेरे स्पेलिंग में एक ए लगाने से बात हो जाती तो फिर मुझे करना ही क्या था। यस। दोनों चाहिए। वेद व्यास जी का कोट अगेन हम रिपीट करेंगे, जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं हो सकती, वैसे किसी एक से काम नहीं हो सकता। एफर्ट भी चाहिए और लक भी चाहिए। अब लक को किस तरह से एनहांस किया जाए, तो मेरा पक्का मानना है कि इतना आसान नहीं है कि सिर्फ आप अपना नाम चेंज कर लो और हो जाए। फिर तो सबका हो जाएगा। यस। सो नाम चेंज करने से नहीं होगा, अपनी पर्सनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से होगा। पर्सनल फ्रीक्वेंसी को, ओके। और अपनी पर्सनल फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर पाओगे किसी भी तरह के वैदिक उपाय करने से। ओके। अब कौन सा वैदिक उपाय आपको करना चाहिए वो बताने का काम एक एस्ट्रोलॉजर करेगा। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करो या न करो, फिर भी उसको ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई करके देख लो, यदि काम कर गया तो कर गया, नहीं कर गया तो वैसे भी आप एफर्ट्स तो कर ही रहे हो। मेरा पक्का मानना है कि लक और एफर्ट ये दोनों चाहिए, और दोनों के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। सिर्फ नाम चेंज करके मैं आराम से सोता रहूँगा, या फिर उससे भी आगे कि कोई स्टोन मैंने पहन लिया या फिर कोई मंत्र जाप मैंने कर लिया और मुझे सक्सेस मिल जाएगी, यदि इतना ही आसान होता तो फिर तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। श्री कृष्ण यही बोलते हैं अर्जुन को कि एक स्टोन पहन ले भैया, कोई फाइट नहीं करनी है। राइट, उन्होंने खुद ही युद्ध किया। दैट मीन्स कि एफर्ट भी चाहिए और लक का सहारा भी चाहिए। ओके, ये दोनों चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी स्टूडेंट को अच्छी स्कॉलरशिप चाहिए और अच्छी पढ़ाई करनी है, तो उनको कौन सा ग्रह पहनना चाहिए एज अ सपोर्टिव एलिमेंट, एज अ लक एलिमेंट? वी कैन नॉट जनरलाइज दैट थिंग, बिकॉज आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह स्कॉलरशिप के लिए या फर्दर स्टडीज़ के लिए फेवरेबल है, वो किसी अन्य की कुंडली में अनफेवरेबल हो सकता है। ओके, मैंने क्यों पूछा, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर गुरु का ग्रह हाँ, पहनने गुरु से पहन लो। हाँ, यदि गुरु सबके लिए इतना फ़ायदेमंद होता तो फिर पोखराज ही होता। हाँ। दूसरा मैं आगे बताना चाहूँगा, यदि स्टोन पहनने से इतना आसान होता, राइट, तो सूर्य ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए कहा जाता है, या फिर गुरु को सबसे अच्छा कहा जाता है श्रीलंका का। ओके। तो जहाँ पर उसकी खदान है, माइंस है, हाँ। वो देश तो सबसे ज़्यादा समृद्ध होना चाहिए। हाँ। वहाँ तो एजुकेशन का स्तर सबसे बड़ा होना चाहिए। वो तो कभी बैंकरप्ट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो भी बैंकरप्ट हो गया। राइट। सिर्फ स्टोन पहनने से कुछ नहीं होता। यदि इतना ही आसान होता तो मैंने तो 10 उंगली में स्टोन पहने होते। मैंने कुछ नहीं पहना, दैट डजंट मीन मैंने कुछ नहीं पहना। मैंने पहना है, और मैं वैदिक उपाय भी करता हूँ। मैंने पेंडेंट पहना हुआ है और मैं वैदिक उपाय भी करता हूँ, लेकिन मैं एफर्ट्स भी करता हूँ। मेरी लाइन में समस्या क्या दर्शन जी, समस्या ये है लोगों को शॉर्टकट चाहिए। हाँ, सबको शॉर्टकट चाहिए। यस। और शॉर्टकट तो है नहीं। यस। भाग्य को पावरफुल करने के लिए भी शॉर्टकट नहीं है। जब हम ये बताते हैं कि आपको एक मंत्र जाप करना होगा, एक माला, दैट मीन्स कि आपके जीवन की 10 मिनट देनी होगी। और रिसोर्स इज टाइम विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक बाय एनी कॉस्ट। सो समय का रिसोर्सेज आपने दे दिया, वो कीमत आपने दी, तब जाके भाग्य आपको साथ देता है। सो देर आर नो फ्रीलांस। सो एफर्ट तो करनी है। लेकिन एफर्ट के साथ यदि लक का एज मिल जाए तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद डेल कार्नेगी, व्हाट इज लक? Opportunity bypass and your effort intersect. Right. That is luck. That is the luck. Yes.